टॉपिक जो है वो हेल्थ के ऊपर है और मुझे लगता है कि हेल्थ, हम सब बहुत कुछ अलग अलग काम करते होंगे, किसी का बिजनेस होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई सर्विस कर रहा होगा, बट सबके लाइफ में कॉमन चीज़ क्या है, वो है हेल्थ, राइट। आप लाइफ में कुछ भी कर लो, बिजनेस अच्छा कर लो, सर्विस बहुत अच्छा कर लो, जॉब बहुत अच्छा कर लो, बट अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ में किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, राइट। मानते हैं सब इस चीज़ को। इंटरेक्टिव सेशन होगा, मैं अकेले नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो हेल्थ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ, वाई हेल्थ इज सो मच इम्पॉर्टेंट, कि हम लाइफ में कुछ भी कर लें बट अगर हेल्थ नहीं है तो फिर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर हम अपने हेल्थ को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको अगर ठीक से देखते नहीं हैं, अगर उसके प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझते हैं और उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ होता है हमारे पास, गाड़ी होती है, बंगले होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, हेल्थ छोड़ के सब कुछ होता है, राइट। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि वो सब कुछ रहे आपके लाइफ में, मेरी बहुत बेस्ट विशेस है आपके लिए, बट उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी रहे, बिकॉज हेल्थ रहेगी तो आप उसको एंजॉय कर पाओगे थ्रू आउट द लाइफ। लाइफ बहुत खूबसूरत है, आप सभी जानते हैं, बट हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेमिनार में। आज का सेमिनार बेसिकली हेल्थ का जो टॉपिक है वो मेरे बहुत करीब है। हालांकि आप बोल सकते हो कि मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में, तो मेरे लिए होगा ही, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में रहने के बावजूद हेल्थ का अगर टॉपिक बोलें तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? वो इसलिए है बिकॉज आज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, या कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हेल्थ को लेके, तो हमको क्या जानने को मिलता है? एक कंपनी है जो अपना कुछ प्रमोशन कर रही होती है, ठीक है, ये खा लो, वो खा लो, तो इससे आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। कोई कुछ बोल रहा होता है कि ये ले लो। फिर बहुत सारे पैथीज़ हैं ना हमारे आसपास, बहुत सारे पैथीज़ हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ बातें हमको समझ में आती हैं लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। रिजल्ट ये होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली हमको करना क्या चाहिए। फिर हमको जितनी बातें समझ में आती हैं हम अपने लेवल पे उसको करना शुरू करते हैं। रिजल्ट्स मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते, कुछ चीज़ छूट जाता है और जो छूट जाता है वो हमें नहीं पता कि उसको फिल कैसे करते हैं। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी एक पैथी को लेके ही आया इस मेडिकल फील्ड में। मेरी पैथी थी जो शुरुआत मैंने की, फिजियोथेरेपी से शुरुआत करी थी इसकी। तो ये पैथी जब मैं लेके आया तो मैं देख पा रहा था कि कुछ चीज़ों को तो मैं ठीक कर पा रहा हूँ, कि भाई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ जॉइंट की प्रॉब्लम है, कुछ मसल की प्रॉब्लम, उसको तो हम बहुत अच्छे से ठीक कर पा रहे थे। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, राइट। अच्छा, अगर मैं ये बात करता कि चलो ठीक है मैं दूसरे स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं देखता था कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी आधा अधूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो खोज थी मेरी कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या है कि हेल्थ को लेके लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं। सारा चीज़ है, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम आज हम गिना जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, लेकिन देखने में ये आता है ऑन ग्राउंड, पेपर में और मीडिया में नहीं, पेपर्स में नहीं, ऑन ग्राउंड क्या देखने को मिलता है? ऑन ग्राउंड देखने को ये मिलता है, आप सभी मेरे ख्याल से सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आपके एक या दो पीढ़ी के जो एंसेस्टर्स थे, आपके जो पूर्वज थे, कितने साल जीते थे? मेरे ख्याल से 100 के आसपास, तो सब 95, 96, कोई 105 साल इसी के आसपास रहता था। ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ऑन पेपर और मीडिया क्या बोलती है मालूम है? मीडिया हमको ये बोलती है कि पहले तो लोग 50-60 साल जीते थे, जब से हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप हुई है 60 से 70 साल जीने लग गए। क्या ये सच है? तो हेल्थ की जब बात आती है ना, तो आप अगर मीडिया पे डिपेंडेंट करते हो कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन लगाना है कि क्या सच में ऐसा था, और अपने एक्सपीरियंस को के पीछे जाके देखना है कि सच में ऐसा था। तो मैंने तो ये देखा कि मेरे पूर्वज, मेरे ख्याल से हम सभी के पूर्वज, हम जिस पीढ़ी में हैं, शायद हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं मिलेगा, बट हम लोग जो जी चुके हैं, हमने देखा है कि हमारे पूर्वज 100 साल तो होके आराम से जीते थे। और मज़े की बात पता है क्या है? वो जो हमारे पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे, वो मोस्ट प्रोबेबली 110 साल, 115 साल, 120 साल, 125 साल जीते थे। आइडियली अगर देखें हम, तो नेचर ने हमको डिज़ाइन किया है कम से कम 100 से 150 साल जीने के लिए। भाई एक कार बनती है, एक फैक्ट्री में कार बनती है, ठीक है, उसका क्या मोटो होता होगा, क्या गोल होता होगा उसका लाइफ में? हम लोग बहुत सब बातें करते हैं ना कि मेरी लाइफ का ये गोल है, मेरी लाइफ का वो गोल है, बहुत कन्फ्यूज़न है उसमें। एक हम सिंपल सी बात करते हैं कि कंपनी ने एक कार बनाई, हम उसको चला रहे हैं, क्या गोल है उसका? भाई कम से कम जितने, कंपनी ने बोला कि 15 साल चलेगी आपकी कार, कम से कम 15 साल चले, ये पहला गोल है, लॉन्जेविटी।
और दूसरा आपको कहाँ यहाँ से वहाँ तक मूव करना है, ट्रैवल करना है, तो वो चीज़ आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाए। तो कार का यही तो पर्पज़ है क्या? और कुछ गोल है इसके अलावा? तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ, दो ही गोल है ना, और तो तीसरा कोई गोल नहीं है। तो हमारी भी ये जो बॉडी है क्या है, नेचर ने हमको एक कार की तरह बॉडी तो दी है ना, हमको भी इसमें ट्रैवल करना है, मूव करना है। तो क्या गोल होना चाहिए हमारे लाइफ का, या क्या हो सकता है या क्या होता होगा, बताइए। लोगों ने तो बहुत कुछ बता रखा है कि ये कमाना है, वो कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे तो छोटे छोटे गोल्स हैं। बट अल्टीमेटली हमारी लाइफ का भी यही दो गोल है। लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, एटलीस्ट जितने साल के लिए बनाया नेचर ने उतना तो चल जाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए, मतलब हेल्दी हम उस चीज़ को जी पाएँ। यही तो गोल है ना। इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सब खत्म है। एक बंदा गांव में रह रहा है, नेचुरल लाइफ जी रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया तामझाम जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, बट आराम से 100 साल होता है, अपनी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के रिलेशंस एंजॉय करता है, और हेल्दी लाइफ जीते हुए नेचर के बीच रहते हुए एक दिन चला जाता है। और हम शहर में रहते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, 60-70 खींचना मुश्किल हो जाता है। कौन सक्सेसफुल है लाइफ में? कौन सक्सेसफुल है लाइफ में? भाई उस गांव वाले बंदे ने दोनों चीज़ अचीव करी है। आप हमको अगर ये लगता है कि वो कंफर्ट अचीव नहीं करता होगा या लग्जरी में नहीं रहता होगा, ऐसा नहीं है। लग्जरी की डेफिनेशन रियल में जब मैंने देखा, मैंने समझा कि व्हाट इज़ लग्जरी, तो मैंने ये देखा कि ये लग्जरी किस चीज़ को है, जिसको हम कंपनी में हज़ारों पीस बना सकते हैं कॉपी करके, वो लग्जरी है, या जिसको हम एक भी पीस नहीं बना सकते वो लग्जरी है? क्या लगता है कौन सी चीज़ लग्जरी कहनी चाहिए? क्योंकि आज हम सब लग्जरी पाना चाह रहे हैं, बट हमको बताया गलत गया है कि लग्जरी वो चीज़ है तो हम वो पा रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। बट लग्जरी क्या है? आपकी हेल्थ है। क्या ये एयर हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे लंग्स ब्रीथ कर पा रहे हैं, ये लग्जरी नहीं है? लग्जरी है। आप हवा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते आप। वाटर लग्जरी नहीं है, सिर्फ इजीली अवेलेबल है तो इसलिए हम उसको देखते भी नहीं है, काउंट भी नहीं करते। तो रियल लग्जरी क्या? जिसको हम नहीं बना सकते, जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते, वो रियल लग्जरी है। तो वो सारी लग्जरी आप ढूंढिए, पाइए, बट ये रियल लग्जरी को छोड़िएगा नहीं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हेल्थ हमारी सबसे बड़ी लग्जरी है। तो अगर लग्जरी पाना है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को पाइए। तो आज हम जानेंगे, आज के सेमिनार में मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत बेसिक बातें होंगी, आपसे एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उस हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी को अचीव कर सकते हैं। राइट? तैयार है सब? यस और नो? एनर्जी हाई चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो मैं बातें करूंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर दूंगा जो आपने सुना नहीं होगा आज तक। ठीक है, बट आप कितना एक्साइटमेंट के साथ उस बात को सुनते हैं, कितने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, उससे डिफरेंस आएगा आपके लाइफ में। राइट? तो मेरे साथ बने रहिएगा, एनर्जी को बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेशन में। हाँ, अच्छा, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें 2 बेस्ट पार्टिसिपेंट्स देखे जाएंगे, हम उनको प्राइस हमने रखा हुआ है कुछ। तो हायर एनर्जी ऑलवेज विन, तो जिसकी एनर्जी हाई रहेगी वो 2 लोगों को प्राइस मिलेगा। एक बात और मैंने अपने उसमें भी दिया था कि हम लास्ट में एक पार्टिसिपेंट्स का वाइब्रेशन चेक करने वाले हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना? तो वो क्या चीज़ है मैं बताऊंगा उसके बारे में, बट वो लास्ट में चेक होगा। तो बीच में जो जाएगा या पहले चला जाएगा उसको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मिस करेगा ना वो फिर वो बाद में ही पता चलेगा कि उसने क्या मिस कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हेल्थ को लेके। ठीक है, तो लास्ट तक तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं। हेल्थ की जब हम बात करते हैं, आप समझते हैं हेल्थ को क्या है। सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो अपनी बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमको डीप में जाके समझना है तो क्या जानना पड़ेगा कि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन हुआ है। राइट? किसी चीज़ को अगर गहराई से जानना है तो उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे तभी तो उसके बारे में बात कर पाएंगे ना अपन। तो देखते हैं कि हम किस चीज़ से बने हैं। हमको अभी तक क्या लगता है? हमको लगता है कि एग्जैक्टली हम बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ये होता है और ये होता है, यही है। बट अगर हम हेल्थ की बात करें या हेल्थ को छोड़ के हम किसी भी चीज़ की बात करें, एसी चल रहा है बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से चल रहा है। दिखता है करंट? नहीं दिखता। तो इस दुनिया, इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो फंक्शनिंग मैनर में है, उसके पीछे 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
एक होता है उसका विजिबल एस्पेक्ट, ठीक है, एक होता है उसका इनविजिबल एस्पेक्ट जो नहीं दिखता। तो एक चीज याद रखना कि जो दिखता है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो 20% है, ठीक है, कितना है 20%। और जिस इनविजिबल फोर्स फैक्टर की वजह से वो काम कर रहा है वो क्या है 80%। इस रूल को याद रखेंगे, 20-80 रूल पेरेटो प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी लागू होता है वो, ठीक है। तो बिजनेस में भी कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल वर्क ऑन इनविजिबल, ये बिजनेस का एक फंडा है। विजिबल को चेंज करना है तो इनविजिबल पे काम कर लो, तो विजिबल अपने आप चेंज हो जाएगा। अदरवाइज विजिबल को कितना भी कोशिश कर लोगे वो चेंज नहीं होगा, परमानेंट तो नहीं होगा, टेम्परेरी भले दिख जाए आपको चेंज होता हुआ। तो अपने पर्सपेक्टिव पे भी अगर हम अपनी बात करें, आपको पता है हमारे कितने बॉडीज होते हैं? 7 बॉडीज होते हैं। कितना को पता था? वी हैव 7 बॉडीज, ठीक है, 7 बॉडी। एक बॉडी दिखती है, 6 बॉडी नहीं दिखती, वो इनविजिबल बॉडीज हैं, जिसको हम एनर्जी बॉडी, मतलब 6 बॉडी को एक साथ हम एनर्जी बॉडी बोल लेते हैं, ठीक है, चलेगा। कुछ भी अगर डाउट रहे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मेरे से, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत बार फ्लो में टेक्निकल चीज़ें बोल जाऊँ, टेक्निकल वर्ड बोल जाऊँ जो आपको समझ में ना आए, कनेक्ट ना कर पाएँ, तो पूछिएगा मुझसे। तो जो 6 बॉडी है, जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता है, उसको हम एक साथ एनर्जी बॉडी बोल लेते हैं, ठीक है। और ये फिजिकल बॉडी हमारी, ठीक। तो मैंने क्या बोला, जो दिखता है वो कितना है 20%, जो नहीं दिखता वो कितना है 80%। तो पहले बात करें 80% के बारे में ठीक है, तो बात करते हैं पहले इनविजिबल फैक्टर के बारे में, जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता, क्योंकि उसकी साइंस नहीं पता किसी को, जो दिखता है उस पर तो सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 80% जो बॉडी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो क्या हम अपने बॉडी को एक समझ सकते हैं कि हम भी एक इलेक्ट्रिक बॉडी है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे जितने ऑर्गन्स होंगे, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, जितने भी चीज़ें होंगी, उन सबको एक नॉर्मल वोल्टेज चाहिए होता होगा नॉर्मल फंक्शन करने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता होगा ना, है ना। तो एक्चुअली में हम भी एक बायो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो जब निकल जाता है तो डेड करते हैं, बट डेथ होने के बाद बॉडी ऑर्गन्स थोड़ी ना खराब हो जाते हैं, कुछ है जो मिस हो जाता है जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वो कौन सी चीज़ होती होगी, वो कौन सा करंट होता होगा, वो कौन सा बायो इलेक्ट्रिसिटी होता होगा जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, सब अपना फंक्शन कर रहे हैं। लीवर क्लीन कर रहा है, किडनी फिल्टर कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स सांस ले रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। वो कौन सी चीज़ की वजह से काम कर रहा होगा? तो वो एक बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में हम बायो इलेक्ट्रिसिटी बोल लेते हैं, बट उसके बहुत सारे नाम हैं। देखिए उसका बिल्कुल, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बोला, या सभी ने सही बोला एक तरह से देखा जाए तो वो बायो इलेक्ट्रिसिटी को ना अलग अलग नाम से हम जानते हैं। एक तो हम बायो इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में। दूसरी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है, लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, ची की। मोमडेनिज्म में उसी को नूर बोलते हैं, नूर बरस रहा है, इसीलिए इबादत करते हैं। उसी को आशीष बोला जाता है, बोलते हैं ना मत्था टेकते हैं आशीष मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ना हर जगह पे कॉमन है। इसी एनर्जी को पाने के लिए जितने प्रोसेस हैं, जितने धर्म आपने सुने होंगे, उसमें जो भी प्रोसेस आपको बताया गया होगा, ये कर लो, मत्था टेक लो, इबादत पढ़ लो, कुछ भजन गा लो, कुछ भी कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, उन सब का एक ही पर्पस था, टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक एनर्जी। उसको आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो कॉस्मिक एनर्जी जिसकी वजह से इस पूरे यूनिवर्स में लाइफ है। आप जहाँ पे भी लाइफ देखते हो ना, एक पौधा अगर उसकी पत्ती हरे ग्रीन कलर है तो इट्स बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। वो कॉस्मिक एनर्जी खत्म, फिर वो सूख जाता है। हम भी उसी की वजह से जीवित हैं, जिंदा हैं। कॉस्मिक एनर्जी जब तक मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, तब तक ठीक चलता है मामला। और जैसी कॉस्मिक एनर्जी कम होता है, एकदम खत्म हो गया तो गए, और अगर कम हो गया तो यही बीमारी नहीं होती होगी क्या? इसी की वजह से बीमारी नहीं होती होगी? क्या लगता है भाई? किडनी को एक वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए, उतना वोल्टेज मिलेगा तो ठीक से काम करेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी तो आप देखना कि वोल्टेज हाई, फ्लक्चुएशन कब होता है वोल्टेज का, या तो बहुत हाई वोल्टेज आ जाए या बहुत लो वोल्टेज आ जाए, तभी मोटर पे लोड पड़ता है और तभी वो खराब होता है। तो हम ऑर्गन्स को भी ऐसा सोच सकते हैं कि वोल्टेज हाई हो गया होगा या वोल्टेज कम हो गया होगा, इस वजह से उसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, उसको ठीक कर दे तो शायद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारी एक एक सेल्स
में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब एक्चुअली में हम भी अलाइव हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द बायो इलेक्ट्रिसिटी जो नेचर ने बनाया है, नॉट ह्यूमन मेड, जो नेचर ने बनाया है। आत्मा, एक ने सर ने बोला था आत्मा, तो आत्मा का भी फ्यूल वही है, कॉस्मिक एनर्जी। अगर आत्मा जो कनेक्शन है वो भी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही कनेक्शन है, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा सा आज कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, कैसे है, क्या काम करता है, कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे हमारी एक तो फिजिकल बॉडी का फूड क्या है? न्यूट्रिशन। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं आप, फ्यूल डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं मिट्टी तेल से भी गाड़ी चल जाता है, मैंने चलाई नहीं है बट शायद किसी ने चलाई हो अभी तक, शायद चल जाती होगी, थोड़ी बहुत चल जाती होगी। तो आप गाड़ी में मिट्टी तेल डाल के भी चला सकते हैं और जेट फ्यूल डाल के भी चला सकते हैं। जेट फ्यूल मतलब इतना प्योर होता है कि जब बर्न होता है तो धुआं दिखता भी नहीं है, ठीक है। दोनों से चलती है गाड़ी, धुआं कितना निकलेगा डिपेंड किया आपने क्या डाला है, ठीक है। तो हमारी फिजिकल बॉडी का भी सेम काम है। आप जो फूड लेते हैं, इसका फूड न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम लेते हैं, आप क्या डालते हो इसके अंदर, उसके जब प्रोसेस होता है हमारी पूरी बॉडी में तो टॉक्सिन्स बनते हैं। टॉक्सिन्स मतलब समझ रहे हैं, इम्प्यूरिटीज़ बोल लीजिए उसको, जहर बोल लीजिए उसको, या कुछ भी हार्मफुल चीज़ें, टॉक्सिन्स, ठीक है। कुछ भी खाते हैं प्रोसेस होता है, आग कुछ भी जलाते हैं तो राख बनता है ना, वैसे ही कुछ भी खाते हैं प्रोसेस होता है तो टॉक्सिन्स बनते हैं। अब टॉक्सिन्स, अगर हम बीमारियों की बात करते हैं, जितनी भी बीमारी है आज तक, अगर हम मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में अगर देखें, 7 से 8 हज़ार बीमारियों का नामकरण हो चुका है, लेकिन सारे डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं। मतलब एक बीमारी होती है तो 10 डॉक्टर 10 डायग्नोसिस कर देते हैं उसका, ठीक है, ऐसा होता है। बट अगर मैं एक बहुत इजी चीज़ बताऊं आपको कि जितनी भी बीमारी होती है, XYZ, आपने जो भी नाम सुन रखे होंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, बॉडी उस टॉक्सिन को नहीं निकाल पा रही है आपकी बॉडी से, ठीक है, इसलिए वो बॉडी आपकी बॉडी में रिटेन कर रहा है वो टॉक्सिन, वो रिटेन कर रहा है तो जहाँ पे रिटेन करेगा उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा और वही बीमारी है, एक लाइन में, क्लियर है। तो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी लीड्स डिजीजेस, या फिर इसी को हम एनर्जी के टर्म में समझते हैं। हमारे, आपने सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल से 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें कुछ कुछ होता है, सुन रखा है सबने, है ना। तो वो हमारी एनर्जी बॉडी में होती है, राइट। 72,000 नाड़ीज होती हैं जिसमें वही कॉस्मिक एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है पूरी बॉडी में। अब आप थोड़ा सा एक्यूपंक्चर में जाएंगे या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में जाएंगे तो उसमें आपको मेरिडियंस सुनने को मिलेगा कि हमारे बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे 12 जो महीने बनाए गए हैं ना, साल के 12 महीने कहाँ से बनाए गए होंगे? देखो, बनाया यहीं से कॉपी करके ना, लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि बता देंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं, कोई सिस्टम है जो नहीं चाहता आप हेल्दी हो जाओ, इसलिए वो चीज़ें नहीं बताते, अधूरा नॉलेज देखते हैं ताकि आप एक ट्रैप में फंसे रहो। तो वो जो 12 मेरिडियंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वैसे 14 होती हैं लेकिन पेयर में 12 होती हैं, राइट। तो उन्हीं 12 मेरिडियन से 12 मंथ्स आया, 7 चक्रा से 7 डेज इन अ वीक आया, ठीक है। तो 12 मेरिडियंस में, 14 मेरिडियंस में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे हाथ में 5 मेरिडियन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इस पार्ट में ब्लॉकेज आ गया और इधर वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है ठीक से, तो क्या होगा? देखिए, हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है ना, वो खुद को हील करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। हम मशीन नहीं है कि एक इंजीनियर आके कुछ स्क्रू टाइट करेगा और ग्रीस लगाएगा तो हम चलेंगे, ऐसा नहीं है। नेचर ने हमारी बॉडी को बनाया है खुद को हील करने के लिए। सेल्फ हीलिंग पावर ऑलरेडी हमारे एक एक सेल्स में इनबिल्ट है, ठीक है। जब सब कुछ ठीक होता है, कॉस्मिक एनर्जी ठीक है, हम ठीक से खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो हमारी एक एक सेल्स में वो चार्ज रहता है, वो चार्जिंग रहती है। चार्जिंग रहती है तो हमारी बॉडी ना अपनी वहाँ पे टॉक्सिन्स को जमने नहीं देती, टॉक्सिन्स को इकट्ठा होने नहीं देती, वो उसको फ्लश आउट करती है, क्योंकि सारा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सेल्फ क्लींजिंग पावर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, नेचर ने ऑलरेडी इनबिल्ट दिया है, ठीक है। लेकिन जब आपके सेल्स में प्रॉपर चार्जिंग रहेगी तो आपके सेल्स प्रॉपरली उसको क्लीन करते रहेंगे अपने, तो कोई टॉक्सिन जमेगा नहीं बॉडी में, जमेगा नहीं तो बीमारी नहीं आएगी। फिर हम एज में आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइफस्टाइल, कुछ खाते पीते हैं, बैठ के काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी की जो सेल्स की जो चार्जिंग है, ठीक है, वो कम होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है।
जिसकी वजह से सेल्स अपने आप को क्लीन नहीं कर पाते। जब क्लीन नहीं कर पाते तो टॉक्सिन्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं और एज ए रिजल्ट हमको डिजीज़ के रूप में मिलता है। ठीक है, तो सोचिए कि जो इनविजिबल फैक्टर है उसका कितना बड़ा रोल है रोल, लग रहा है रोल, बहुत बड़ा रोल है। तो इनविजिबल फैक्टर की जो हम बात करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी की जो हम बात करते हैं, इसी को स्पिरिचुअल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे आज जो मैंने सेशन रखा है कि एक जो मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम आपके वाइब्रेशंस को चेक करेंगे, राइट। तो वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या है? तो अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी में मैंने क्या बताया कि इसका फूड क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा है हमारा माइंड, या उसी को आप एनर्जी बॉडी बोल लीजिए, जो इनविजिबल फैक्टर है, जो 80% रोल प्ले कर रहा है। हमारा माइंड, उसका फ्यूल क्या है? बोलते हैं ना मन शांत नहीं हो रहा, उसको शांत करना है। पीस तो जब वो उसको मिल जाता है तो उसका इफेक्ट आता है, है ना। विचार तो उसमें आता है जब उसको फूड मिलता है। तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है, बट हर मेडिटेटर जो है वो पीस को अटेंड नहीं कर पाता। देखिए हमारा जो माइंड है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो माइंड का भी कुछ तो फूड होता होगा ना। जैसे फिजिकल बॉडी का फूड है, वैसे आपके एनर्जी बॉडी का भी कुछ फूड होता होगा। एनर्जी बॉडी को एक साथ माइंड के रूप में समझना आप लोग, ठीक है। मैं जब भी एनर्जी बॉडी बोलूं तो उसको माइंड से आप जोड़ लेना आराम से, या जब भी माइंड बोलूं तो उसको एनर्जी बॉडी से आप जोड़ लेना अपने आप, ठीक है। तो माइंड का या एनर्जी बॉडी का फूड क्या होता होगा? यही कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी उसका फूड है। अगर आपके माइंड को कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपरली मिला तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड रहेगा। अब रिसर्च में ये ऑलरेडी प्रूवन है कि एक हेल्दी पर्सन के माइंड में, जिसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं, उसके माइंड में 40 to 50 थॉट्स आते हैं पर मिनट। एक मिनट में कितने? 40 से 50 थॉट्स आते हैं पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन। हर 2 सेकंड में आ रहा है, बिल्कुल। अब जब वो नंबर ऑफ थॉट बढ़ के हो जाते हैं 50 to 80 थॉट्स पर मिनट, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन। क्या होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो? कभी सोचा है आपने? भाई बढ़ जाता है ना थॉट, ट्रैफिक बढ़ जाता है, एक रोड में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आता क्या पकड़ूं क्या को छोड़ूं। गुस्से में क्या होता है? और थॉट्स बढ़ जाते हैं। जिन लोगों ने भी मर्डर किया होगा ना किसी का, उनसे कभी हम लोग को जेल में जाने का मौका मिलता है वहाँ पे ट्रीटमेंट के पर्पज से, तो सबसे पूछो यार कैसे तूने मर्डर कर दिया? तो बोलता यार मर्डर तो करना नहीं चाहता था, क्या पता उस समय क्या हुआ था कि वो हो गया मेरे से। तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं, कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। इसी वजह से अपन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ गया तो उसी से माइंड गड़बड़ होता है। इसी चीज़ को अगर मेडिकल साइंस में देखते हैं तो EEG एक होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, जिसमें हम ब्रेन से कौन सी वेव्स निकल रही है ये चेक करते हैं। तो जो हम वेव्स चेक करते हैं वो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट के हिसाब से ही काउंट होता है। अल्फा निकल रहा है कि बीटा निकल रहा है कि गामा निकल रहा है, वो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट के हिसाब से ही देखा जाता है, ठीक है। बोर तो नहीं लग रहा ना? मैं घूम घूम के करूं क्या बात? ठीक है, चलेगा ऐसा? बता दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि देखो पर्पज़ मेरा यही है कि एटलीस्ट जितने लोग हैं कुछ तो डिफरेंट होके जाना चाहिए आज, ठीक है। कुछ तो डिफरेंट, लाइफ ऐसे नहीं रहनी चाहिए यार, ठीक है आज के बाद ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था? EEG, राइट। तो ब्रेन से जो हमारे वेव्स निकलते हैं वो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट के हिसाब से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके माइंड में 50 to 80 थॉट्स पर मिनट आना शुरू हुआ, स्ट्रेस उसी को बोलते हैं, इरिटेशन उसी को बोलते हैं, एंग्जाइटी उसी को बोलते हैं। और जैसे ही वो थॉट्स 80 to 150 थॉट्स पर मिनट चला गया, दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चालू, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ गया। तो वो जो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ता है हमारे माइंड में, क्यों बढ़ता होगा, क्या रीजन है? देखिए हमारा जो माइंड है वो एक बंदर की तरह है, ठीक है। उसको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। हम उसको फूड तो देखिए लाइफ फोर्स की वजह से ही हम जिंदा हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो माइंड को जितना कॉस्मिक एनर्जी चाहिए उसको उतना नहीं मिल रहा है। तो जब उतना नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा थोड़ा मिलता है, पेट भरता नहीं पूरा, वो इरिटेट होता है। जब इरिटेट होता है तो थॉट्स और बढ़ जाते हैं,
फिर उसको थोड़ा बहुत मिलता है, फिर पेट भर के नहीं मिलता, तो फिर वो इरिटेट होता है। तो वो जो इरिटेशन है वही थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ रहा है उसमें। ठीक है, तो अगर माइंड को कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपरली मिल जाए तो काम बन जाएगा। आज मेडिकल साइंस ये बोलता है कि 99% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। उसका क्या मतलब है? बोलता है ये चीज, लेकिन साइको को ट्रीट नहीं करते, सिर्फ सोमेटिक मतलब बॉडी को ट्रीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये एक स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आज अराइजेस फ्रॉम द माइंड। बट कैसे? ऐसे जो मैं बता रहा हूं कि माइंड को जब कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलती वो इरिटेट होता है, नंबर ऑफ थॉट बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ थॉट बढ़ते हैं तो वो क्या करता है, हमारी फिजिकल बॉडी में डिसईज क्रिएट करता है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ईज। डिजीज का क्या मतलब है? डिजीज मतलब बीमारियां। डिजीज को अगर हम एक्चुअल में उसका मीनिंग देखेंगे तो क्या है? डिस्कनेक्शन फ्रॉम द ईजी, दैट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, कब होता है? जब नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ता है, वही डिजीज है, उसी की वजह से वही शुरुआत होती है, ठीक, बीमारियों की। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बढ़ रहा है उस पर प्रॉपर तरीके से और डिजीज पैदा हो रहा है, तो ऐसा क्या हम कर लें कि माइंड को जो कॉस्मिक एनर्जी चाहिए वो प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी मिलता है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, उसका पेट भर गया, आराम से रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे ये जो हमारे पास सिस्टम था, ये जो टूल था, ये जो मैंने वाइब्रेशन की बात करी थी, तो उसमें एक तो हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स की बात मैं अगर करूं तो वो माइंड का ही एक्सटेंशन है। माइंड को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो माइंड बाइफर्केट होता है 7 एनर्जी सेंटर्स में। ठीक है, 7 एनर्जी सेंटर्स मतलब 7 चक्रास, आपने सब सुना होगा, 7 चक्र होते हैं, तो उसको मैं 7 एनर्जी सेंटर्स बोलता हूँ। राइट, आप सभी ने सुना होगा चक्रास एक्टिव हैं, क्लोज्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, ये सारी बात सुनने रखे हैं। उसका क्या मतलब है? सिंपल है, एनर्जी सेंटर्स का मेन फूड है कॉस्मिक एनर्जी। अगर वो उसको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव रहेगा और बैलेंस्ड रहेगा। अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा और इम्बैलेंस हो जाएगा। सिंपल, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपली हम कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास इनफ अमाउंट में है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये चेक करने के साइंटिफिक टूल्स भी अवेलेबल हैं, अलग अलग लेवल्स के टूल हैं। एक होता है क्रिलियन फोटोग्राफी, ये ऑलरेडी इन्वेंटेड है, जिसमें हम आपके चक्रास को स्कैन कर पाते हैं। जैसे MRI होती है, CT स्कैन होता है, वैसी चक्रा स्कैन होता है। आपकी रियल इमेज में आपके 7 चक्रास आ जाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रही है, कहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है। उसका एक शॉर्टर वर्जन है जो आज मैं लेके आया हूँ, आज मैं सबका चेक करूँगा। ठीक है, कहाँ तक फ्लो हो रहा है पहले तो हम ये देखेंगे। राइट, कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझ में आ रहा है इतना कि कौन से चक्रा था? ऊपर से फ्लो होगा, सिंपल। तो ऊपर से कहाँ तक फ्लो हो रहा है ये हम देख पाएंगे, और ये भी जानेंगे कि जहाँ पे फ्लो है उसकी वजह से क्या बेनिफिट है और जहाँ पे फ्लो नहीं है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो एक तो हम ये चेक करेंगे कहाँ पे फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे एनर्जी कॉस्मिक रिजर्व, जिसको हम ऑरा कहते हैं। सुन रखा है आपने सबने? ऑरा क्या होता है? ऑरा एनी आइडिया? हमारी बॉडी से जो लाइट निकलती है और वो जो बनता है, शेप बनता है, वो ऑरा है। ओके, एनीबडी? जो अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी दूर तक जाती है एरिया उनका ऑरा है। देखिए, सपोज मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से नहीं खाया मैं खाना। ठीक है, और अपने सिद्धार्थ भाई ने मेरे पास टेबल पूरा भर दिया टेबल खाने से। ठीक है, मैं खा पाऊंगा एक बार में, मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो माइंड को फूड चाहिए, तो हम जो कुछ ट्रीटमेंट देते हैं या हमने मेडिटेशन किया या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के, हम जैसे ही वो करते हैं तो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव करते हैं उसको एक साथ हमारे चक्रास एक साथ नहीं एक्यूमुलेट कर पाते, एक साथ पूरी तरह से नहीं खा पाते। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जितनी उनको लेनी थी ले लिया उनने, अब जो एक्स्ट्रा है वो आपके ऑरिक बैग में इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब आपको, मुझे भूख लगी थी, मैंने अभी खा लिया, अब मेरे पास पिछले 1 साल का खाना है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? हम सबको रिजर्व रखना चाहिए भाई, कभी भी कुछ भी आ सकता है ना। अभी पाकिस्तान वाला चल ही रहा है है ना, तो कुछ फूड एक्यूमुलेट तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके ऑरिक बैग में अगर मिलेगा तो ही तो इकट्ठा होगा ना,
जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तभी आप उसको एक्यूमुलेट करोगे, प्रिजर्व करोगे। तो जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है कॉस्मिक एनर्जी, तो वो आपके ऑरिक बैग में इकट्ठी होती जाती है, जिससे आपका जो ऑरिक बैग है वो एक्सपैंड होता जाता है। जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना है, ठीक। हाँ बताऊँगा, अभी आ रहा हूँ उस पर ठीक है। तो वो हम चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र तक फ्लो चालू है, और दूसरा आपका कितना कॉस्मिक रिजर्व है, आपके पास कितना ऑरा आपके एक्यूमुलेशन में है। तो जितना बड़ा ऑरा होगा, देयर इज नो लिमिट, आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है, उतना बेनिफिट मिलेगा। उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, उतने ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे। किस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहेंगे? आज अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स बना दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऑरा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, आज अगर मैं बात करूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों बीमार हैं, तो वो इस वजह से बीमार हैं क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो लगातार डिप्लीट हो रही है, वो लगातार कम होती जा रही है। और वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, जानबूझ के बनाया गया है, ठीक है। एक तरफ हमको उसके कुछ बेनिफिट दिखाए जाते हैं, बट जो इनविजिबल है, जो आपको नहीं पता या जो आपको नहीं बताया जाता, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा अगर मैं देखूं कि हमारे जो मोबाइल हम पकड़ते हैं, इसका एक रेडिएशन होता है, ठीक है। हमने सबने सुन रखा है ना कि रेडिएशन का बैड इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, सबने सुन रखा है, लेकिन कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आज करेंगे एक्सपीरियंस, ठीक है, आज करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल हम करने वाले हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन हम लेके घूमते रहते हैं, ये हमारे साथ करता क्या है, प्रैक्टिकली देखेंगे, उसको फील करेंगे। मैं बोलूँगा कुछ नहीं, आप फील करोगे, उसका एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, कि ये जो मोबाइल है उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है। मोबाइल को छोड़ दें तो हम वास्तु ठीक करवाते हैं, अपने आसपास घर की वास्तु ठीक कराते हैं, ऑफिस की वास्तु ठीक कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं ना। तो हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है जो आप पे इम्पैक्ट डालती है। आप जिस घर में रहते हो, जहाँ पे आपका ऑफिस है, सबका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, आपकी बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। और वो कब पड़ता है? ग्रहों का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कब तक पड़ेगा? जब तक आपके पास कॉस्मिक एनर्जी डाउन रहेगी, ठीक है। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो हर चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपके बगल में जो बंदा बैठा है ना, उसके दिमाग में जो चल रहा होगा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा जो माइंड है, मैंने अभी बोला ना कितने विचार आते हैं 1 मिनट में, ठीक है। अब उसमें से भी और अंदर चलते हैं, 70 to 80% जो थॉट्स हैं हमारे, हमको क्या लगता है कि हमने उसको क्रिएट किया। 70 to 80% थॉट्स हम अट्रैक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से। ओनली 20 to 30% थॉट्स वी क्रिएटेड, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। सोचो आप कि 70 to 80% थॉट्स हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या साइंस है? क्योंकि फिर मेरे आसपास तो जो भी चीज़ें होंगी सब मैं कूड़ा कचरा अट्रैक्ट कर रहा हूँ फिर, है ना, कायदे से, है ना। तो फिर तो मुझे तो जाके जंगलों में रहना चाहिए फिर। तो जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं 70 to 80% थॉट्स जो हम अट्रैक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑरा कितना बड़ा है। किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि आपका कितना ऑरा बड़ा है, आपके पास कितना कॉस्मिक रिजर्व है, राइट। जितना ज़्यादा बड़ा ऑरा होगा, जितना ज़्यादा कॉस्मिक रिजर्व होगा, उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे। या फिर बोले तो इन दिस होल यूनिवर्स वी आर जस्ट लाइक अ मैग्नेट। हम हर विचार को अट्रैक्ट करते हैं, हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं, हर सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं, और बिजनेस की बात करूँ तो हर क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, वॉट एवर इट इज, आपने ही उसको अट्रैक्ट किया। तो उसको ठीक कौन करेगा? भाई हमने बिगाड़ा तो हम ही ठीक करने वाले हैं ना, कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं। तो उसकी साइंस क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है, राइट। तो वो तभी ठीक हो पाएगा कि सिंपल यूनिवर्स का एक रूल है। हमारा जो माइंड है ना, वो एक जैसे रेडियो स्टेशन होता है ना, आप उसमें जो भी ट्यून करोगे, जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करोगे वो चैनल पकड़ लेगा। आपका माइंड भी ऐसे ही है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है उसी तरह के, उसी से मिलते हुए थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, उसी से मिलते हुए चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। बीमारी की बात करेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी, वी अट्रैक्ट, क्या करेंगे अट्रैक्ट हम? डिजीज, बीमारियां अट्रैक्ट करने वाले हैं। इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रीक्वेंसी, हेल्थ हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो अगर हमको हेल्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट?
क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ भी नहीं रहा, वो तो बाय डिफॉल्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उसकी एक साइंस है प्रॉपर। अगर आप उसको समझ लोगे और अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर लोगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर लोगे, अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप उसी तरह के थॉट्स को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है। अब एक द सीक्रेट मूवी एक आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स आपको वो दे देती है। ऐसा होता होगा क्या? कोई गरीब रहना चाहता है, कोई बीमार रहना चाहता है, तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल गरीब हैं, बीमार हैं, तो चाहते तो है नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो कुछ नहीं देता जो आप चाहते हो। समझिएगा, थोड़ा सा डीप है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो कुछ भी नहीं देता जो आप चाहते हो, बट वो सब कुछ आपको देता है जो आप हैं। हैं का मतलब समझ रहे हैं? किस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। सिंपल, आप वो हो। आप कौन हो? आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप वो हो। तो वो बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज़ देगा, भले आप उसको चाहो ना चाहो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। यूनिवर्सल लैंग्वेज इज नॉट हिंदी इंग्लिश, यूनिवर्सल लैंग्वेज इज फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपसे फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन में बातें करता है। उसको कोई मतलब नहीं आप ये चाहते हो कि वो नहीं चाहते हो। सिंपली जो आप रेडिएट कर रहे होगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, सिंपल। तो अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट आपको सपोर्ट करे, अभी तो जानबूझ के नहीं करता होगा, हम बोलते हैं कि मैं चाहता ये हूँ, होता ये, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट हमको सपोर्ट करे तो क्या करना पड़ेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है क्या? कितना इजी साइंस है कि नहीं? तो आज हम बातें करेंगे ना उस पर कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानेंगे, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से वाइब्रेशन काम करता है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज काम करते हैं। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसीज है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, मेरे पास गोल्डन वेलनेस में एक साउंड थेरेपी का सेटअप है, जिसमें मेरे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें हम जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन हो रहा है तो पेन को हम नॉर्मल टैबलेट लेके या कुछ करके ठीक करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है 174 हर्ट्ज, वो आप फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस क्रिएट करो, पेन ठीक हो जाता है। ठीक है। और भी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर अभी इवोल्यूशन होना है, या फिर बोलिए कि इवोल्यूशन हो चुका था, किसी ने दबा के रखा हुआ है। क्यों सर? हमने ये भी सुना है ना कि एक साइंटिस्ट ने एक मशीन बना लिया था जो कैंसर सेल को खत्म कर देता था, है ना ये चीज़। तो ये क्या चीज़ है? यही चीज़ तो, यही साइंस तो है, क्वांटम साइंस। फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पे काम करता है। इतना डीप साइंस है और बहुत अमेजिंग साइंस है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी में या अपने माइंड में उसको क्या चाहिए, उसको कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, राइट। उसको अगर वो आपने दे दिया सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में, तो ऑटोमेटिकली उसमें थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और जब कम हो जाते हैं तो यू विल गेट पीस, आपको अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये रही साइंस माइंड की। आगे हम देखेंगे कि कैसे उसको करते हैं। अभी हम बॉडी को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि अभी तक हमने 80% पार्ट समझा कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बताइए। इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताइए। माइंड वाले पोर्शन में क्लियर है? माइंड को सिंपल चाहिए, क्या क्या चाहिए आप बताइए? कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। ठीक है। उसको वो मिल गया तो ठीक रहेगा। साइंस भी कह रहा है सारे बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। ठीक है। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मीन्स बॉडी। तो साइंस भी कह रही है कि साइकोसोमेटिक मतलब हर बीमारी का जो जड़ है वो आपका मन है, आपका माइंड है। माइंड क्या है? माइंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इजी इज इक्वल टू डिजीज़। कि जैसे ही माइंड में थॉट्स बढ़ते हैं वो इजी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इरिटेट करने लगता है, आपकी बॉडी को इरिटेट करने लग जाएगा, आपके बीपी बढ़ाने लग जाएगा। ठीक है। वो सारी चीज़ें करता है। इसी को बोलते हैं विल पावर। विल पावर एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर मैं आऊँगा। ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा डीप चलते हैं हम, कि हम बात कर रहे थे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, राइट। तो कॉस्मिक एनर्जी को हमने ये समझा कि माइंड पे उसका क्या रोल है। हमने ये भी समझा कि वाइब्रेशन पे किस तरीके से काम करता है, आपके ऑरा को बढ़ाने पे किस तरीके से काम करता है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमारी बॉडी में नेचर ने ऑलरेडी हमारे एक एक सेल्स को बनाया है खुद को ठीक करने के लिए। सेल्फ हीलिंग पावर इनबिल्ट है, राइट।
अब इस पे हम बात करेंगे कि जब सेल्फ हीलिंग पावर इनबिल्ट है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसका आंसर वही है कि कॉस्मिक एनर्जी लैक है, राइट। अब हम थोड़ा और समझते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी कैसे काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एक टाइम पे एक काम करती है। जो आपके सेल्फ हीलिंग पावर है वो एक टाइम पे एक काम करती है। या तो आपके फूड को डाइजेस्ट करेगी या आपको हील करेगी। समझ में आ रहा है? एक टाइम पे एक ही काम करेगी। या तो आपको फूड को डाइजेस्ट करेगी या आपको हील करेगी, आपकी बॉडी को रिपेयर करेगी। ये नेचर ने डिज़ाइन करके भेजा है उसको। उसके अंदर वो इनबिल्ट मैकेनिज्म सेट है कि वो आपकी बॉडी को हील करने लगता है। लेकिन हील कब करेगा? जब मैंने क्या बोला, या तो डाइजेस्ट करेगा या हील करेगा। तो इसके पीछे क्या चीज़ बात निकल के आ रही है? हाँ, फास्टिंग वाली बात। सिंपल कि क्या हम एक सवाल है कि क्या हम अपनी बॉडी को हील करने का मौका देते हैं? और देते हैं तो कितना देते हैं? कितना देना चाहिए आइडियली? अगर देखा जाए तो कितना देना चाहिए? 16 आवर्स। एनीबडी? और कोई 20 आवर वाले कोई है? अच्छा, बाय द वे एक आउट ऑफ द ट्रैक जाके बात कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ याद आ गई मुझे। एक अलग से कम्युनिटी होती है ब्रिदेरियंस। सुना है कभी किसी ने? ब्रिदेरियंस, ब्रिदेरियंस किसी ने सुना है? ब्रिदेरियन वर्ड। ब्रिदेरियंस ऐसे लोग होते हैं जो ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, फिर भी अलाइव है, आपके जैसे मेरे जैसे। होता है। आप बिलीव कर पाओगे इस चीज़ पे? ऐसी कम्युनिटी है। हमारे जैनिज्म में भी कई जो वो है, हाँ। वो रहते हैं, हाँ। कई दिन तक उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, या फिर पानी भी नहीं पीते। हाँ, हाँ। कई दिन पानी बिल्कुल। तो जो ब्रिदेरियंस कम्युनिटी है, दे डोंट ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग, बट फिर भी जिंदा है, हेल्दी है, ठीक है। ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक बात है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमको एक थोड़ा सा फास्टिंग करना तो बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। तो सोचो एक और कम्युनिटी है जो खाती ही कुछ नहीं है, ना कुछ पीती है, फिर भी जिंदा है। तो उसके पीछे साइंस ये है कि जो हम फूड लेते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो फूड के थ्रू हम कॉस्मिक एनर्जी ही ले रहे होते हैं। अभी जो हम कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं ना, वो फूड के थ्रू ले रहे हैं। एक चैनल है, जो भी फूड है वो सन से कॉस्मिक एनर्जी लेता है, उसमें प्रिजर्व रहता है, फिर उस फूड को हम लेते हैं तो हमारे अंदर आता है। ये एक प्रोसेस है। क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? तो वो जो ब्रिदेरियन कम्युनिटी है वो डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी को ले लेती है। मतलब उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, इट्स नॉट ईजी, बट वो भी पॉसिबल है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो करते हैं, मतलब रियल में। आप भी यूट्यूब में डालोगे तो ब्रिदेरियन डालना आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम अपनी बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज का जो सिस्टम बनाया गया, आज का सिस्टम क्या बोलता है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है। आज आप देख लो कि रात में जितने खाने के ऑप्शंस मिलते हैं दिन में उतने नहीं मिलते। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ जानबूझ के बनाई गई है या बाय डिफ़ॉल्ट हो गया होगा। ये जानबूझ के बनाया जाता है। मार्केट नहीं चाहता कि आप हेल्दी रहो, सिंपल। वो आपको बीमार रखना चाहता है, तो इसलिए जितने भी रात में जितने ऑप्शंस देंगे, इनफैक्ट वो और कोशिश में है। आप बीच बीच में सुने होंगे कि अब यहाँ का मार्केट रात में भी खुला रहेगा। ऐसा सुना है आप लोगों ने? बीच में आया था पेपर में, है ना। उस तरफ हम मुड़ रहे हैं, उस तरफ हम जा रहे हैं, और इसी को हम विकास बोलते हैं, जो हमारा विनाश है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो विकास के नाम में हमारा विनाश करते हैं और हम उसको विकास विकास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी सन है और मून है, ये दो चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्स को चलाती हैं। एक सन एनर्जी होती है, एक मून एनर्जी होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी सन एनर्जी एंड मून एनर्जी है, ठीक है। सिंपल। सन एनर्जी मतलब हमारी बॉडी के अंदर का जो सन है वो बाहर के सन से कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप फूड लेते हैं जब तक सन है, वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी, फटाफट। मतलब आपने खाया और विद इन हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर खत्म। ये कब होगा? जब सन के रहते आप कुछ खाते हो। और सेम फूड आप जब सन के बाद खाते हो, जितना ज़्यादा बाद खाओगे उतना लेट लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है। फिर अब हमने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी है, कोलेस्ट्रॉल सुन रखा होगा, यूरिक एसिड सुन रखा होगा, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें सुन रखी है। वो बनता कैसे है? सिंपल है। एक फूड है जिसको जितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ,
अब वो जितना ज़्यादा देर रुकेगा बॉडी में, वो एक के बाद एक करके जहर बनाना शुरू करेगा। कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा, जितनी भी चीज़ें आप टेस्ट कराते हैं जिसमें बढ़ा हुआ दिखता है, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, या डिलेड डाइजेस्टेड फूड है, उसकी वजह से जो जहर बन रहा है वही चीज़ आपकी बॉडी में बढ़ता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो आप सनसेट के बाद जो आप खाते हो, जितना ज़्यादा लेट खाते हो उतना ज़्यादा वो पड़ा रहता है, ठीक है। अब जो दिन में 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता था, अब वो रात में 3 घंटे लगा रहा है, 4 घंटे लगा रहा है, 5 घंटे लगा रहा है, और फिर आप खा के सो जाते हो। वो टाइम था बॉडी को अपने आप को हील करने का, अपने आप को रिपेयर करने का, आपने उसको इस काम में लगा दिया। अब वो फूड डाइजेस्ट करेगा ना, सिंपल है। अगर वो डाइजेस्ट करना छोड़ दे तो चलेगा क्या? सोचो, क्योंकि इमरजेंसी आ गया ना उसके पास, फिर फूड को डाइजेस्ट करेगा, वो कहाँ से रिपेयर करेगा आपको? सिंपल एक प्रोसेस होता है ऑटोफेजी। हमारे डॉक्टर अभी बैठे हुए हैं, डीपली कनेक्टेड होंगे। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जो किसी भी ओवर ग्रोथ को, कोई भी ट्यूमरस ग्रोथ होगा, कोई भी ओवर ग्रोथ होगा, सिस्ट होगा, सबको हमारी बॉडी खुद ही खा लेती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी बोलते हैं, ऑटोफेजी, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी ऑन है, अगर वो मैकेनिज्म ऑन है, तो आपकी बॉडी में जो भी ओवर ग्रोथ होगा, जो भी एक्स्ट्रा बनेगा, उसको बॉडी आपकी खुद ही खत्म कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज ऑफ हो गया तो कोई भी चीज बढ़ेगी। अब उसको आप कोई भी नाम लीजिए, कैंसर ले लीजिए, ट्यूमर ले लीजिए, सिस्ट बोल लीजिए, एनीथिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि आपने वो फूड जो है, आप जितना ज़्यादा सनसेट के बाद खाते हो उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी में है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब इसमें बहुत सारे कुछ रूल्स हैं। एक रूल है, ब्रिदेरियन में नहीं बोल रहा बनने के लिए ब्रिदेरियन मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि आप अपने आँख के सामने रखना ब्रिदेरियन को। जब आपको लगे ना कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, तो याद कर लेना कि एक ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे कुछ ना खा रहे ना पी रहे, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ज़िंदगी चल जाती, ठीक है। तो हमको तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इससे पावर आ जाती है भाई। हमारा माइंड कंपैरिजन करता है ना, वो कंपैरिजन से सारे डिसीजंस लेता है, तो कंपैरिजन करवा देना उसको, ठीक है, ब्रिदेरियन से। और रियल है ये, फेक बंदा नहीं है, रियल बंदा है। तो आप हमें करना क्या चाहिए? तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना कि फास्टिंग जब हम हफ्ते में 1 दिन रहते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा ही खा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जिस दिन फास्टिंग रखते हैं उस दिन ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाता है ना, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें, ये तो पहले खाने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो रहता है, फिर जब खाना शुरू करते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, यही होता है ना। तो देखो, एक रूल पकड़ के चलना, आपका माइंड कैसे काम करता है? पेन एंड गेन मॉडल पे काम करता है। माइंड किस पे काम करता है? पेन एंड गेन मॉडल पे काम करता है। अगर आपको कोई भी काम अपने माइंड से करवाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? आपको उस काम में अपने माइंड को गेन दिखाना पड़ेगा, और वो नहीं करोगे तो क्या पेन होगा उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये माइंड की प्रोग्रामिंग, एनएलपी की एक टेक्निक है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि पेन एंड गेन मॉडल पे वो काम करता है। आपको कुछ भी कराना है, उस काम में अपने माइंड को फ़ायदा दिखाइए कि ये मैं करूँगा तो इससे क्या बेनिफिट मिलना है, और नहीं करूँगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसा कुछ भी टास्क चुनना जो आप रेगुलर लंबे समय तक कर पाओ। कभी भी ऐसा टास्क मत चुनना कि एकदम से कुछ हुआ, कहीं से इंस्पायर हुए, आज के लेक्चर के बाद जाके कल से छोड़ दिया 2 दिन तक ऐसा नहीं करना है कुछ भी ऐसे, क्योंकि माइंड हमारा ना ऐसे ही काम करता है। अचानक से मोटिवेट होगा, अचानक से हम एक या तो कुछ नहीं कर रहे होते, फिर कहीं जाते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं एकदम से, आज 5 किलोमीटर, फिर वो जोश पे दौड़ते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीना, 1 महीना, उसके बाद 1 दिन छूट जाता है, फिर वो और दुगनी तेजी से बढ़ता है, होता है ऐसा। तो अपने माइंड की लैंग्वेज को समझना कि कभी भी एक्सट्रीम में जाके कोई भी काम मत करना। जब भी कुछ करना होगा एक्सट्रीम पे मत करना। माइंड हमेशा आपको फोर्स करेगा एक्सट्रीम पे जाके कुछ करने के लिए, और वहीं पे आपको ब्रेक कर देना है उसको। एक्सट्रीम में जाके कुछ काम नहीं करना है आपको वो काम करना है जो आपके लिए इजी हो और जिसको आप रेगुलर कर पाओ, भले ही वो छोटा सा टास्क हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस में अगर हम देखते हैं, सबसे बेस्ट होता है 18 आवर्स फास्टिंग। मतलब बजाय कि हफ्ते में 1 दिन रहें, अगर हम डेली रह लें थोड़ी देर फास्टिंग, तो प्रॉब्लम है उसमें कुछ?
आसान है ये, कुछ आसान है ना? तो सबसे बेस्ट होता है 18 आवर्स फास्टिंग, बहुत मुश्किल 18 आवर्स फास्टिंग। सबसे बेस्ट। 18 आवर्स नहीं हो पा रहा है, 16 आवर्स कर लो यार। 18 आवर्स तो उनके लिए जो मतलब किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। 16 आवर्स कर लो, वो भी नहीं हो पा रहा है, 14 आवर्स कर लो, 12 आवर्स कर लो। प्रैक्टिकल 14 आवर्स कर लो। चलो अगर आप हेल्दी हैं, अभी बीमारी नहीं आई है, मेरे ख्याल से हम सब मोस्ट जो लोग जो हैं अभी बीमारियां नहीं होंगी, हेल्दी रहना चाहते हो, 14 आवर्स की फास्टिंग चालू कर दो। पानी पी सकते हो, लेकिन चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, ठीक है। और उस रूल को कैसा सेट करो कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन कर लो, पार्टी भी नहीं छूटेगी। सारे पार्टी अब रात में हो रहे हैं तो कैसे करें, है कि नहीं? पार्टी भी जरूरी है करना। तो 7 में से 2 दिन आप कर लो ना, 5 दिन कर सकते हो, इजी है। 5 days में 14 आवर्स। नहीं 7 दिन होते हैं वीक में, 5 डेज डिसिप्लिन फॉलो कर लो आप, 2 दिन आप छोड़ दो, चल जाएगा इतना। बीच का रास्ता है, करने लायक, कर पाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो कर पाएंगे, जिससे हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ से शुरुआत कर लो आप। 14 आवर्स जब करने लग जाओ तो थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ना आसान होता है, छलांग लगाना में रिस्क होता है। 14 आवर्स हो जाए तो 15 आवर्स कर लेना उसको, 15 आवर्स हो जाए 16 आवर्स कर लेना उसको, 16 आवर्स में स्टेबल कर देना, ठीक है। क्योंकि आजकल ना हम लोग बैठे हुए हैं, हर कोई बैठा हुआ, ऑफिस में बैठा हुआ है, हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है ही नहीं उतनी जितना हम फूड ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी वजह से वेट बढ़ रहा है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जब ये चीज़ करोगे ना, शुरुआत में बहुत लगेगा भूख लग रही है, वो आपकी बॉडी नहीं मांग रही, आपका माइंड मांग रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, पता है कि नहीं, माइंड मांगता है खाना, ठीक है, आदत। हाँ, पेट नहीं मांगता। आवाज आती ना पेट में से, पेट जमा तो जब आवाज़ आती है ना, वो तो बल्कि बॉडी टोड़ मटोड़ रही होती है अंदर चीज़ों को, जो फैट है उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, वो जो आवाज़ आती है आप देखना, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि बॉडी की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, और अपने हिसाब से देख के चलना है। अगर बिल्कुल आप नहीं कर पा रहे हो, 12 से शुरू करो, उसको बढ़ा के 14 आवर्स कर दीजिए, कुछ दिन उसको फॉलो करिए, फिर धीरे से 15 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, उसको स्टेबल रखिए। सिंपल, बीमारी नहीं है तो नहीं आएगी, और अगर हो गई है तो छोटी मोटी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन जो रूल है, अपने को क्या करना है, टाइम एज मेडिसिन। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, मतलब समय ही दवाई है दवाई की नहीं है भाई। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सेम फूड आप दिन में खाते हो, सेम फूड आप रात में खाते हो, सेम फूड को दिन में खा लो, रात में मत खाओ, फूड उतना ही खाओ। तो टाइम ही अपने आप में एक दवाई बन जाता है, और ये नेचर ने बनाया, सिंपल। और ये रूल को हर कोई फॉलो करता है ना, इंसान को छोड़ के और पालतू पेट्स को छोड़ के, क्योंकि वो इंसानों के साथ रह के वैसे बन जाते हैं। लेकिन आप देखना, नेचुरल इंस्टिंक्ट में देखना, बहुत सारे, हाँ, कुछ लोग रात में खाने के लिए बने होते हैं, जैसे चूहे हैं, वो दिन में नहीं खाते, वो रात में खाते हैं। तो नेचर ने उनको डिज़ाइन ही वैसा किया है कि तुमको रात में खाना है, वो नेचर ने बनाया उनको, तो उनका सिस्टम रात में काम करता है। हमको बनाया नेचर ने दिन में खाने के। तो सेम फूड आप दिन में खा लो और सेम चीज़ आप रात में खा लो, दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग है, फूड सेम है। तो शुरुआत इस चीज़ से कर लो कि जो भी शौक है उसको दिन में खा लो। तो इसको हम टाइम एज मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं अब फिजिकल बॉडी पे। तो फिजिकल बॉडी की जब हम बात करते हैं तो अच्छा, ये चीज़ बताइए, ये मेरा फ़ोन है, ये सैमसंग ने बनाया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेट जाके सॉल्यूशन कौन दे सकता है इसको? सैमसंग कंपनी दे पाएगी। आपकी बॉडी किसने बनाया? आपकी बॉडी को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया भाई। नेचर में जो 5 एलिमेंट्स हैं उसी से आपकी बॉडी बनी है ना, एग्री कर रहे हैं सब? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? नेचर में मिलेगा। आज का सिस्टम तो हमको नेचर से दूर करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आप समझोगे तो अपने आप को उस ट्रैप से बाहर निकाल पाओगे, अदरवाइज आप फ्लो में जाओगे तो फ्लो में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं,
वो नहीं चाहते आप हेल्दी रहो, वो नहीं चाहते कि आप हेल्दी रहो। सिस्टम अगर आप देखोगे, सहूलियत अगर आप देखोगे, तो वो नहीं चाहता आप हेल्दी रहिए। रात में आपके पास ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहेगा फूड खाने के लिए, हमेशा दिन के कंपैरिजन में, तो आपके लिए आसान बना दिया जाता है। जो आपसे करवाना होता है उसको आसान बना देते हैं आपके लिए, बट आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो नेचर के पास जब अल्टीमेट सॉल्यूशन है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के, क्योंकि अभी तक हमने मेंटल बॉडी की बात करी, माइंड की बात करी, एनर्जी बॉडी की बात करी। उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको मेरे से आप डिस्कस करिएगा, क्वेश्चन आंसर राउंड में अपन कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा फिजिकल बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल बॉडी में 5 एलिमेंट्स हमने सुना कि 5 तत्व हैं जिससे नेचर बना है और हमारी बॉडी बनी है। एक एक करके थोड़ा सा ग्लिम्स डालते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अर्थ एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक, तो अर्थ एलिमेंट वैसे हमने बहुत सुन रखा है, 5 तत्व होते हैं जिसमें अर्थ पृथ्वी तत्व भी होता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें कि व्हाट इज अर्थ, डॉक्टर रवि मेरे से कनेक्ट करेंगे कि आज तक जितनी बीमारियों का नामकरण हो गया है, 7 से 8 हज़ार बीमारियां हैं, सब में कॉमन चीज इन्फ्लामेशन। हर बीमारी में कॉमन चीज क्या है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं? सूजन हो गया, रेड हो गया, पेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। यही होता है सारी बीमारियों में, यही होता है। फिर हम क्या लेते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी लेते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, उसको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, है ना। तो ये बढ़िया है, बट आपको पता है कि इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है? हाँ, हमारी अर्थ। दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी इन दिस वर्ल्ड। कैसे? थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर तो होता क्या है? हमारे सेल्स होते हैं, उसमें 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब जानते हैं इसको। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स किसको बोलते होंगे? जब किसी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचता है, तो उसी को फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स ही हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा सोर्स इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वर्ल्ड। मतलब सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारा अर्थ है। अब इस चीज, इस कॉन्सेप्ट को लेके एक कॉन्सेप्ट बना 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी, जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि हमारे एक एक सेल्स में कुछ वोल्टेज होता होगा। ठीक है, उस पर अगर हम जाते हैं, 0 वोल्ट थेरेपी क्या बोलता है कि जब हमारी बॉडी का वोल्टेज, मतलब एक जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर जिसमें हम कहीं भी जाके वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज है, तो जब उसमें आप अपनी बॉडी का वोल्टेज चेक करोगे तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। ठीक है, साइंटिफिकली समझ रहे हैं उसको। और जब हमारी बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाता है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी 0 वोल्ट में रहे तो उसकी सेल्फ हीलिंग पावर सबसे स्ट्रांग होती है। मतलब जो आपका डिफेंस सिस्टम है ना, जो आपका विलिंग पावर है, या जो आपका डिफेंस पावर है, जो आपका सेल्फ हीलिंग पावर है, वो आपकी इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी है, वो सबसे हाई कब होती है? जब हमारी बॉडी का वोल्टेज 0 होता है। और 0 वोल्टेज कब होता है? जब हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं बेयरफुट। अर्थ से कनेक्ट होते ही बॉडी का वोल्टेज हो जाता है 0। और 0 वोल्टेज, अगर आइडियली आपको हेल्दी रहना है तो उसका एक कैलकुलेशन है कि एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे तक 0 वोल्ट में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब पहले का जो सिस्टम था उससे आप हमेशा कनेक्टेड होते थे अर्थ से, बट आज के टाइम पे क्या हुआ? आज के टाइम पे एक तो हमने शूज पहन लिए और टाइल्स लग गया घर में, कारपेट बिछ गया घर में। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अब मिलना बंद हो गया हमको। अच्छा, एक चीज़ और मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी अर्थिंग होगा ना। अर्थिंग का क्या रोल है? अर्थिंग का रोल है कि जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इसको डैमेज ना करे, वो अर्थिंग से नीचे पास हो जाए। यही रोल है। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही रोल है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते थे, जब भी पेन में होते थे, तो हमारी बॉडी में भी एबनॉर्मल वोल्टेज क्रिएट होते थे। और जब हम अर्थ से कनेक्ट होते थे तो वो अर्थ में पास हो जाता था, हमको बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आज क्या हो रहा है? शूज़ पहना दिया गया, रबड़ के शूज़ हम पहनते हैं, घर में टाइल्स में रहते हैं। हो क्या रहा है कि जब वोल्टेज एबनॉर्मल क्रिएट होता है वो अर्थ में पास हो नहीं पा रहा, तो बॉडी में प्रिजर्व होता है और इट डैमेज द ऑर्गन्स।
इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो अर्थ का कितना बड़ा रोल है? एक बड़ा रोल समझ में आ रहा है कि अर्थिंग का क्या रोल है। सोचो कि अर्थ हमारे लिए कितना जरूरी था। मतलब नेचर ने बनाया था कि जब तक आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे आप एंटी इन्फ्लामेटरी ले ही रहे हो, आप एंटी इन्फ्लामेटरी सिचुएशन में ही हो। इनफैक्ट आप एक टेस्ट करके देख लेना, आपका जो मोबाइल है उसका जो रेडिएशन है, जब आप बेयरफुट अर्थ के टच में होते हो तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आता है, तो आपको सेव करता है। लेकिन जब आप अर्थ के टच में नहीं हो तो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, सिंपल। तो अर्थ से डिस्कनेक्ट होने की वजह से सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई हमारे अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं लोकल लेवल पे बात करूं तो रूट चक्रा होता है अर्थ एलिमेंट का, जो मोस्टली मसल पेन, जॉइंट पेन, इस तरह की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस पर जो भी बीमारियां होती हैं वो अर्थ एलिमेंट के लैक से होती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं बोलूं कि मैंने बोला 7 से 8 घंटे, तो आप रहोगे क्या 7 से 8 घंटे बेयरफुट? पॉसिबल है आज के टाइम पे? जंगल में जाके ही पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करने का कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अर्थिंग मैट्स बनाए हैं। एक बहुत फेमस साइट आप चाहो तो नोट कर लेना, groundingmat.in, और भी अवेलेबल है बट ये एक अच्छा, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो उसमें ना उनके अर्थिंग मैट्स बने हुए हैं। वो अर्थिंग मैट्स आपके जो घर में जो ये कनेक्शन होता है ना, ऊपर वाला अर्थिंग है, ऊपर वाले में करंट नहीं होता, वो अर्थिंग है। तो वो एक प्लग के थ्रू उसी में जाके अटैच हो जाता है। तो ये अर्थिंग आ ही रहा है आपके घर में ऑलरेडी, तो ये चीज़ आपके मैट में आ जाती है और आप उसको अपने बेड में बिछा लीजिए। बेडशीट्स भी आते हैं उसके, पिलो कवर्स भी आते हैं और मैट के फॉर्म में भी आता है। उसको आप अपने बेड में बिछा सकते हैं और आप सो जाइए उस पर। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट बस टच रहे उससे, बिना कपड़ों के, है ना, पैर की तरफ भी टच हो रहा है तो आपकी बॉडी में अर्थिंग जा रहा है। अर्थिंग जा रहा है, आप सोते होंगे 7 से 8 घंटे, रात भर में आपको अर्थिंग मिल जाएगा, सबसे बेस्ट। तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो ये अर्थ एलिमेंट को पूरा करने के लिए ये सॉल्यूशन आप कर लेना। और जब भी मौका मिले कहीं पे भी बेयरफुट कनेक्ट होने का, अर्थ से कनेक्ट हो जाओ, जितने देर के लिए मौका मिले कनेक्ट हो जाओ। कहीं आसपास ग्राउंड चले जाओ, पार्क होता है, बेयरफुट वॉक कर लो, वो मिल जाएगा अर्थिंग एलिमेंट। ठीक है, बीच पे तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पे तो चार्ज होता है चीज़ें, वो तो डबल मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं। ये हुआ अर्थ एलिमेंट, राइट। सेकेंड एलिमेंट है वाटर। अब इसका बहुत मेजर रोल है ना इस पे। घर में जब गंदगी हो जाती है तो किससे साफ करते हैं आप? पानी से साफ करते हैं, झाड़ू लगाने से साफ नहीं होता है। तो घर में जब गंदा होता है तो हम पोछा लगाते हैं पानी से, राइट। बॉडी में अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, टॉक्सिन तो बन ही रहे हैं, आज का लाइफस्टाइल है, बन ही रहा होगा टॉक्सिन। अगर आप कम पानी पीते हो या बॉडी को जितना पानी चाहिए अगर उतना नहीं मिल रहा है तो क्या बोलते हो आप? टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे बॉडी में, रुकेंगे ज़्यादा बॉडी में, निकल नहीं पाएंगे बॉडी से ज़्यादा, है ऐसा? अब टॉक्सिन्स जितने भी बनते हैं उसका एक निकलने का एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। 3 to 5% टॉक्सिन्स निकलते हैं यूरिन से, 5 to 10% टॉक्सिन्स निकलते हैं स्टूल से, 10 to 20% टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी स्वेट से, और 70% टॉक्सिन्स निकलते हैं, एनी गैस? एनी गैस? 70% टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ के थ्रू जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, 70% टॉक्सिन्स यहाँ से निकलते हैं। तो मैं आऊँगा एयर वाले एलिमेंट की जब बात करेंगे कि ब्रेथ को कैसे ठीक करना है, राइट। अभी हम वाटर की बात करते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर वाटर कम मिला बॉडी को तो टॉक्सिन्स ज़्यादा, कचरा ज़्यादा जमेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो पानी बहुत अच्छा पीते हैं, हम तो डेली 5 लीटर तो पानी पी लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, कुछ लोगों को होगा कि 5 लीटर पानी तो हम पी लेते हैं डेली, लेकिन उसकी ना एक डिफरेंट स्टाइल है पीने का। आप देखना कि आजकल फार्मिंग में कौन सा सिस्टम चल रहा है? ड्रिप सिस्टम चल रहा है। ड्रिप सिस्टम चल रहा है फार्मिंग में। क्या करते हैं उसमें? एक पाइप डाल देते हैं अंदर से, वो बूंद बूंद टपकता है वहाँ पे। ठीक है, पानी भी कम लगता है और बढ़िया फ्लो होता है। हमारी बॉडी का सिस्टम भी ऐसे ही है। आप एक बार में गट गट 1 गिलास पानी पी लो, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कितना करेगी ये इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने कितना पिया ये इंपॉर्टेंट है ना। एब्जॉर्ब कितना किया ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपकी बॉडी एक बार में कितना पानी एब्जॉर्ब करती है, कैसे पता चलेगा? एनी गैस? कितना पानी पीना चाहिए एक बार में? उतना पानी जितना आपके मुंह में आ जाए इजीली, बंद करके, खोल के नहीं। आपने पानी लिया और आपका मुंह बंद है, उतना ही पानी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है एक बार में। उससे ज़्यादा पानी पियोगे वो यूरिन के थ्रू बाहर। आप बस किडनी पे लोड बढ़ाते हो और कुछ नहीं करते हो। एक बार भी पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए ना। अगर आप पी ले रहे हो तो वो बॉडी में लग नहीं रही है, लगेगी उतनी ही। तो उसका ड्यूरेशन क्या होना? हाँ, तो अब आपको भी क्या करना है कि सेम इरिगेशन सिस्टम करना है। आपको सिप सिप मैनर में पानी पीना है, सिंपल सिप सिप मैनर। मतलब एक गिलास पानी खत्म होने में एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। आप बोलोगे कि यार मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी जब तक गट 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 ना करूं, है कि नहीं? हाँ, तो एक बार गट 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 कर लो, लेकिन वो लगा नहीं, इतना ध्यान रखना। भाई आदत को भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है ना? तो शराब हम पीते हैं सिप सिप करके, एकदम घुस जाता है कि नहीं? वो बिल्कुल एक एक नस में पहुंच जाती है, पानी नहीं पहुंचता है। हाँ, नहीं तो पानी देखिए, नहीं सिंपल है, 15 मिनट लगना चाहिए एक गिलास पानी खत्म होने में। आप एक बार में ज़्यादा पानी पियो ही मत ना, जितना आपके मुंह में आता है उतना पी लो, फिर 5 मिनट और तो आप पानी पी लो। हाँ, मतलब आपको पानी जो है वो बना के रखना है थ्रू आउट द डे। हाँ, बिल्कुल। आपने कुछ खाया है उसके 45 मिनट्स पहले और 1 घंटे बाद तक बस पानी मत पीना, बाकी आप थ्रू आउट द डे पियो ना पानी। सिप सिप मैनर में पीते रहो, अपने हमेशा अपने साथ बॉटल लेके चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? जैसे वर्किंग वाले सिप सिप पीते रहते हैं, सिप। हाँ, सिंपल। तो आपकी बॉडी रियल मैनर में वाटर एब्जॉर्ब करेगी। और जब और एक साइंटिस्ट तो ऐसे हैं, एक बुक लिखी है उन्होंने कि करीब करीब 60 to 70% जो बीमारियां वो लैक ऑफ वाटर की वजह से हो रही है। सिंपल बोलने का मतलब यही है कि पानी ही नहीं मिल रहा बॉडी से, तो वो फ्लश आउट करे कैसे टॉक्सिन्स को? तो अगर पानी ठीक से आप पहुंचा दो बॉडी में ना, डिप ड्रिप सिस्टम में, तो वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लश आउट कर देती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि खाने के, अगर आप खाने वाले हो, सपोज 2 बजे आपको लंच करना है, 45 मिनट्स बिफोर पानी छोड़ दो और 1 घंटे बाद तक पानी मत पीना, क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को फिर अफेक्ट करता है, राइट? तीसरी चीज़, एक चीज़ और है कि आप किस पोजीशन में पानी पीते हो, इसका भी एक रोल है। अगर आपको पानी की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो आप डीप स्क्वाट सेटिंग में बैठ के पानी पीना है। उकड़ू बैठते हैं, उकड़ू, वैसे बैठ के अगर आप पानी पीते हो, एब्जॉर्प्शन 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। उसके पीछे भी साइंस है, एक डीप साइंस है, उस पर जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। बट एक बहुत अच्छा पोजीशन है कि अगर आप मौका मिल पाए, अगर आप घर में सुबह सुबह पी रहे हो, एटलीस्ट थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, मॉर्निंग में जब आप अर्ली मॉर्निंग पानी पीते हैं तो ऐसे बैठ के पीजिए, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। पानी एक तो ठीक से एब्जॉर्ब होगा और उसकी वजह से बहुत सारा सिस्टम आपका ठीक रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉस्चर एज मेडिसिन। पहले हमने क्या किया था? टाइम एज मेडिसिन, फिर अर्थ एज मेडिसिन देखा, अभी पॉस्चर एज मेडिसिन। मतलब सेम काम को एक पॉस्चर में कर रहे हो आप, सेम काम को दूसरे पॉस्चर में कर रहे हो, उसका इंपैक्ट पड़ता है बॉडी में। ठीक है, खाना आप जब भी खाते हो तो आलती पालती मोड़ के बैठ के खाना है, सिंपल। उसके पीछे भी एक साइंस है पूरी प्रॉपर। पानी जो पीते खड़े होके पीना चाहिए, खड़े होके अवॉइड करना चाहिए, है ना? उकड़ू बैठ के पीजिए, सबसे बेस्ट है। उकड़ू नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आलती पालती मोड़ के बैठ जाइए, या फिर ऐसे भी चलेगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट एक बार हमारी बॉडी को जो अच्छे से हाइड्रेशन मिलना चाहिए वो उस पोजीशन में मिलना चाहिए, सिंपल। तो ये वो वाटर का। अब उसके ऊपर क्या चीज़ है, कौन सा एलिमेंट है? फायर। फायर वाले एलिमेंट है अग्नि। अग्नि का एक ही चीज़ है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है कुछ भी खाते हैं नहीं लगता उनको, ऐसा है, और कुछ लोगों को हवा भी लग जाता है, ऐसा है। 2 कैटेगरी में लोग हैं कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? वो आपका जो अग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो अगर आपका वीक है तो आप कुछ भी खाओगे जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट बढ़ेगा। फैट भी इसीलिए बढ़ता है कि टाइमली डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब फैट बन रहा है। ठीक है,
तो वो जब वीक रहेगा तो फैट बनाएगा, और अगर बहुत तेज हो गया, बहुत फायर ज़्यादा हो गया, कुछ भी डालोगे तुरंत जल के राख बन जाता है, कुछ बचता ही नहीं कि शरीर को लगे कुछ न्यूट्रिशन, कुछ बच जाए। तो वहाँ पे हमको अपने डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव फायर कैसे बैलेंस होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम डाइजेस्टिव फायर इम्बैलेंस होता है, वही रात वाली कहानी। भाई अगर आप उसको दिन रहते तक खाते तो उसका एक सेटिंग ठीक था, हमने रात में खा खा के उसकी टाइमिंग को बिगाड़ डाला है, ठीक है। तो उसको रीसेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो जब उसमें चक्र वाले प्रोसेस में जब हम जाते हैं, या फिर एक मैं प्रोसेस, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग जहाँ पे आपकी सांस पेट तक पहुँचती है, तो उससे आपका डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे बैलेंस होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करो कि जब आप खाओ जब तक सूरज हो, ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करो अवॉइड करना खाना, राइट। तो ये हुआ रोल डाइजेस्टिव फायर का। डाइजेस्टिव फायर में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मैंने बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर फायर भी है, सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, ऐसा बोला था मैंने। किसी को पता है कहाँ पे सूर्य कहाँ पे चंद्रमा? चंद्राग्नि होती है, वो पेट रहता है, वो कहलाता है, वहीं हाँ। पे अग्नि रहती है। ठीक है, वो सूर्य का क्षेत्र है। और एनीबडी? लेफ्ट राइट नोज के हिसाब से। और कोई? देखिए हमारे 2 नॉस्ट्रल्स हैं। मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। ये मेडिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जैसे सूर्य चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जो होती है। हाँ ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आते हैं कि सूरज और चंद्रमा है। सूरज को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और चंद्रमा को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसका एक मोटा मोटा क्रस्ट बता देता हूँ मैं कि आपके जो 2 नॉस्ट्रेल हैं, उसका जो राइट वाला है वो सूरज है और लेफ्ट वाला है जो वो मून चंद्रमा है, ठीक है। आप कभी भी खाओ तो कोशिश करना कि राइट वाला चले, सूरज चलना चाहिए, तब आपको सॉलिड चीज़ खानी है। समझ में आ रहा है? सॉलिड, हम 2 ही चीज़ खाते हैं ना, या तो सॉलिड खाते हैं या लिक्विड खाते हैं। तो अगर आप सॉलिड चीज़ें ले रहे हो तो सूरज चलना चाहिए, सूर्य चलना चाहिए, राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए। अच्छा, नॉस्ट्रल की जब हम बात करते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक चल रहा है तो दूसरा बंद रहेगा, एक डोमिनेंट रहता है, दूसरा भी चलता है बट वो कम चलता है, एक ज़्यादा चलता है, राइट। तो अब आप बोलोगे मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे चेक करूं कि राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप फूड लेने वाले हो, जैसे आप वो ना आपके पॉस्चर से भी चेंज हो जाता है, आपके पॉस्चर से भी वो चेंज हो जाता है। जैसे अब रवि भाई बैठे हुए हैं एक स्टाइल में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, बॉडी के एक हिस्से में दबाव पड़ रहा है, एक हिस्सा फ्री है, यही है। तो बॉडी के जिस हिस्से में आप दबाव डालोगे उसके अपोजिट वाला चालू हो जाएगा। तो अगर आपको राइट चलाना है थोड़ी देर लेफ्ट साइड टिक के बैठ जाओ, तो थोड़ी देर में आप देखना राइट चलने लग जाएगा। लेफ्ट चलाना है तो राइट टिक के बैठ जाओ ऐसे। ये ऑफिस की बात। अब अगर आप घर में हैं तो बाएं करवट में जो सोते हैं, हाँ, फिर उसमें करवट वाला चक्कर है कि आपको राइट चलाना है ना, तो आप थोड़ी देर लेफ्ट पे टिक के लेट जाओ तो राइट चलने लग जाएगा। और अगर आपने राइट चलने में कुछ भी खाया, फट से डाइजेस्ट होगा बढ़िया, कभी भी ब्लोटिंग नहीं होगी, कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, वो कब होता है? जब आप लेफ्ट चल रहे हैं और आपने कुछ सॉलिड खा लिया, तभी होता है इंडाइजेशन, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पानी पी रहे हो तो कोशिश करिए लेफ्ट साइड चलने में आप पानी पिए। अच्छा, क्या होता होगा जब आप राइट चलने में पानी पी लेते होगे? तो कुछ होता होगा? हम सभी फार्ट करते हैं ना, फार्ट करते हैं 2 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? अभी हेल्थ वाला टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है कि नहीं? जिस चीज़ से जीवन बीत रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है कि नहीं? पता होना चाहिए कि नहीं? फार्ट करते हैं, समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? हम सभी पाद मारते हैं ना, तो 2 तरीके से मारते हैं। एक मारते हैं तो आवाज़ आता है, और एक मारते हैं तो आवाज़ नहीं आता। जिसमें आवाज़ आता है उसमें बदबू नहीं होती, और जिसमें आवाज़ नहीं आता उसमें बदबू होती है। ये कैसे होता होगा? सपोज आपका सूरज चल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एसिड है, उसमें जब आप पानी पियोगे, तेल में पानी डालो तो क्या करेगा? फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ करेगा ना। तो एक्चुअली में जब आपका सूर्य चल रहा होता है और आप पानी पीते हो तो वही वाला जो उससे जो गैस बनता है वो आवाज़ से निकलता है, उसमें बदबू नहीं होती, बट पड़पड़ पड़पड़ गरम तेल में पानी डाल दिया आपने। और जब आप चंद्रमा चल रही होती है उस समय जब आप पानी पीते हो तो वो जो है वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, इस वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इसी वजह से उसमें थोड़ी बदबू आती है, बट उसमें आवाज़ नहीं होता, सिंपल। तो ये रहा हमारा सूरज वाला, अग्नि वाला चक्कर। मेरे ख्याल से इतना ठीक होगा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, ठीक है। तो एयर एलिमेंट में मैंने क्या बताया, 70% टॉक्सिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? आपके ब्रेथ के थ्रू, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यार ब्रेथ तो ठीक है, हम 24 घंटे ले ही रहे हैं, उसी वजह से जिंदा है ना। बट मैं बोलूँ आजकल 99% लोगों को सांस लेना नहीं आता है या भूल गए। नेचर ने सेट रखा था, बट आज के स्ट्रेस वाले माहौल में वो चीज़ें मिस हो गई हैं। आप देखना कि हम दो तरीके से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? मुंह से और नाक से, और कुछ? गुड गुड, बढ़िया, मुंह से नाक से लेते हैं। हाँ, मोस्टली जो हम जब ब्रेथ करते हैं आप देखना कि या तो हम चेस्ट तक ब्रीदिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। और वो ब्रीथ फास्ट भी चलता है क्योंकि आधा दूर तक जा रहा है तो निकलेगा भी जल्दी, तो फास्ट चलेगा। नॉर्मल ह्यूमन का अगर मैं बोलूँ तो 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट ये होता है एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का। और अगर वो स्ट्रेस में है तो बढ़ जाता है, 18 से 20 बार सांस लेने लगता है। आप देखना कि इस यूनिवर्स में हमारा टाइम फिक्स नहीं कब जाएंगे, लेकिन ब्रेथ फिक्स है। सांस आपको गिन के मिला हुआ है, एक टंकी उसमें सांस भरा है, नीचे नल लगा है, जितना तेज खोलोगे उतना जल्दी खाली। ऐसा है, देयर इज अ प्रोसेस, ऐसा है, ऐसा है। तो आप देखना कि जो भी स्पीसीज हैं, जैसे आप डॉग के एग्जांपल ले लो, डॉग जो है वो 1 मिनट में 35 से 40 बार सांस लेता है, फास्ट ब्रीदिंग करता है। उसकी लाइफ कितनी होती है? 12 से 15 साल के आसपास होती है, ठीक है। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेता है, उसकी लाइफ कितनी होती है? 200-300 साल होती है। ह्यूमंस जो नॉर्मल डिज़ाइन है 14 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से डिज़ाइन है, उस हिसाब से उसको 100 से 150 साल जीना चाहिए, ठीक है। बट जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आप देखना कि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन कैसा है, कि आपकी जो ब्रेथ है आपके माइंड से बहुत डीपली कनेक्टेड है, दोनों ब्रेथ और माइंड। अगर स्ट्रेस आएगा सबसे पहले कौन सी चीज़ बदलती है? आपकी ब्रेथ, या तो वो फास्ट होगी या स्लो होगी आपके माइंड के अकॉर्डिंग। और आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी फॉलो करती है आपके ब्रेथ को। आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सारा कुछ फॉलो करता है आपके ब्रेथ को, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ध्यान में अगर आप चाहो तो माइंड कंट्रोल कर लो या चाहो तो ब्रेथ को कंट्रोल कर लो, तो दोनों में काम हो जाएगा। आप माइंड को कंट्रोल करो तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, और अगर आप ब्रेथ को कंट्रोल कर लो तो माइंड भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में रहें, वो मतलब कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो इसीलिए बोलते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन कर लीजिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उससे इनडायरेक्टली माइंड आपका कंट्रोल हो जाएगा, उससे आपकी इनडायरेक्टली फिजियोलॉजी भी कंट्रोल में आएगी, ठीक है। तो हमारी जो सांस होती है वो बेसिकली अगर आप देखोगे नेचर ने डिज़ाइन, आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखना कैसे सांस लेता है, वो उसका बराबर पेट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं उसको। तो जब वो बराबर सांस पेट से लेता है, और उसमें भी एक प्रोसेस है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, ब्रीद इन करें तो पेट फूलना चाहिए, और जब ब्रीद आउट करें तो पेट श्रिंक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल रूल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये उल्टा हो जाता है। आधा तो लोगों की सांस नाभि तक आती ही नहीं है, ठीक है, नाभि तक आती नहीं, और जिसकी आती है बहुत लोगों की उल्टी होती है। तो ये दो चीज़ों को आपको ठीक करना है, एक तो सांस पूरा डीप तक चले, और जब इन करें, ब्रीद इन करें तो पेट फूले, ब्रीद आउट करें तो पेट श्रिंक हो। इससे होगा क्या कि जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सांस है, नंबर ऑफ जो ब्रेथ है वो पर मिनट हो जाएगा कम से कम 8 to 10 ब्रेथ्स पर मिनट, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप डीप ब्रीदिंग करोगे हो जाएगा,
लेकिन डीप ब्रीदिंग की आदत बहुत टाइम से छूट गई है, तो उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें आपका पेट इन्वॉल्व हो, प्रॉपर आपकी ब्रेथ जाके आपके नाभि को हिट करे बार बार, ठीक है। उससे धीरे धीरे पंप शुरू हो जाता है। फिर वो नॉर्मल ब्रेथ करते हैं तो वो हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राणायाम का। और जब हम आधी सांस लेते हैं तो उससे टॉक्सिन्स भी तो आधे छूटते हैं ना। जब आप सांस पूरी लोगे, प्रॉपर भर के लोगे, तो उससे आपकी टॉक्सिन्स भी तो बहुत जल्दी रिलीज होंगे। और अगर आप हाफ ब्रेथ ले रहे हो तो उससे टॉक्सिन्स भी रिलीज नहीं होता। जब रिलीज नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ तक तो ले आती है बॉडी, लंग्स तक, फिर पूरा निकाल नहीं पाती तो वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, वही टॉक्सिन जो कि अल्टीमेटली बीमारियां पैदा करता है, राइट। तो आपको ये ब्रेथ को ठीक करना है डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ। और दूसरा जो मैंने बताया कि राइट और लेफ्ट, सिंपल रूल है। इसके अलावा अगर हम देखें, एयर एलिमेंट के बाद आता है आकाश तत्व, जो ईथर बोलते हैं उसको। इसका क्या रोल होता होगा? आजकल तो आप देखना कि हर जगह पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, हर जगह पे ऊपर वॉल, हमको रूफ दिखता है। खुले आसमान के नीचे कितने देर रहते हैं हम लोग? अच्छा, कभी ऐसा मन करता है कि बहुत देर तक मोबाइल देख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, अब मन कर रहा है कि कुछ खुले जगह में जाऊं? या बहुत बार दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं कि यार छोड़ दो मुझे अकेले, थोड़ी देर मेरे को अकेले छोड़ दो। या बहुत बार हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं बैठे रहते हैं पार्क वगैरह में, फिर शाम तक वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है हमारे साथ। बट एक्चुअली में यहाँ पे रोल है हमारे आकाश तत्व का, कि अगर आपके अंदर आकाश तत्व कम होगा, स्काई एलिमेंट कम होगा, स्ट्रेस में आ जाओगे आप। स्ट्रेस आता ही इस वजह से है, तनाव आता ही इस वजह से है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्ट्रेस का, जब भी स्ट्रेस लगे ना, खुले आसमान के नीचे सो जाना और थोड़ी देर आकाश को देखना। आप देखना कि कितना जल्दी वैनिश होता है वो। या फिर जब भी देखना, भी आप बैठे हो रूफ के नीचे बैठे हो और कभी आप विदाउट रूफ बैठे हो, आप दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में आपकी फीलिंग जो है वो बदल जाती है। तो कुछ तो मिलता है ना हमको, कुछ तो मिलता है, आकाश तत्व मिलता है, ठीक है। तो आकाश तत्व पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस एंग्जाइटी से दूर रहोगे, ऑटोमेटिकली वो भरा रहेगा। तो ये एक समअप मैं करता हूँ कि माइंड वाले चीज़ों पे हमने बात करी डीप में, फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे हमने बात करी कि किस तरीके से 5 एलिमेंट्स। तो इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, आपको एक काम ये करना है कि अपने आप को जाके ना, अपनी बॉडी को जाके इन 5 एलिमेंट्स में एक्सपोज कर देना है। आपकी बॉडी को पता है कैसे लेना है। आप खाली पैर आइए तो ज़मीन पे, वो उसको पता है कैसे एब्जॉर्ब करना है। आप एक बार ब्रेथ को ठीक तो कीजिए, उसको पता है कैसे लेना है। आकाश के नीचे तो आ जाओ आप, उसको पता है कैसे लेना है। तो जिस तरीके से सनलाइट जरूरी होती है ना, उसी तरीके से मूनलाइट भी जरूरी होती है। और पॉस्चर की बात करें तो पॉस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में के हेल्थ में। एक बात 5 मिनट का और लूँगा मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉस्चर एज मेडिसिन में हम देखते हैं आजकल फीमेल्स की बातें करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो किचन में स्टैंडिंग पोजीशन में रहती हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको पता है नेचर ने हमारी बॉडी में 3 हार्ट बनाए, पता है? एक ही हार्ट के बारे में मालूम है? हाँ, 2 काफ मसल होते हैं ना, ठीक है। चलिए सेकंड हार्ट बोल लेते हैं कि 2 हार्ट बनाया है बॉडी ने, नेचर ने आपकी बॉडी में। अच्छा, ये हार्ट और ये 2 हार्ट, ये जो काफ मसल है ना, ये अलग तरीके से डिजाइन है। इसमें भी हार्ट की तरह चैम्बर्स बने हुए अंदर। तो ये 3 हार्ट का काम है पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करके रखना। अगर पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल्स तक अगर प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगा, सब कुछ तो ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है क्या बॉडी में। तो अगर ब्लड ठीक होगा तो सब कुछ मिल जाएगा हर सेल को प्रॉपर तरीके से। और वो कब मिलेगा? जब उसको ठीक से पंप मिलेगा। पंप कब मिलेगा? जब दोनों हाथ ठीक से काम कर रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम आजकल या तो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। ऑफिस में बैठे हुए हैं, पैसिव लाइफस्टाइल है, और घर में अगर है तो बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम कर रहे हैं। किचन में लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं बहुत देर तक। तो आप ये देखना कि जब आप किचन में खड़े होकर काम करते हो तो आप थक जाते हो, बहुत जल्दी थक जाते हैं। फिर आप क्या करते हो? फिर आप लेट जाते हो। लेटने में क्या होता है? देखिए, आपका जो ये हार्ट है वो ग्रेविटी से जितना दूर रहेगा उतना जल्दी आप थक जाओगे। अगर आप खड़े हो तो आप बैठोगे तो आराम मिलेगा, आप बैठे हुए हो तो आप लेट जाओगे तो आराम मिलेगा। इसका क्या मतलब है? हार्ट और ग्रेविटी, आप जितना हार्ट को ग्रेविटी के पैरेलल में रखेंगे उतना जल्दी आप रिलैक्स रहेंगे। इंसान तो 2 पैर में खड़े हो गए, बाकी सारे जानवर 4 पैर पे हैं, तो उनका हार्ट होता है बीच में, हमारा थोड़ा ऊपर हो गया है, ठीक है।
तो उस हिसाब से कुछ करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं मतलब ये मसल्स इनएक्टिव है या बहुत देर तक कॉन्शन, ठीक है। तो आप दबा के देखिए, अगर उसको दबाने से पेन हो रहा है आपको, तो समझिएगा सेम कंडीशन आपके हार्ट की है, रियल हार्ट की, ठीक है। अगर आप इस पेन को ठीक कर लेते हो तो आपके इस हार्ट को भी ठीक कर लेते हो, ठीक है। तो आपको अपनी काफ मसल की हेल्थ को अच्छे से रखना है, मेंटेन करके रखना है काफ की हेल्थ को। अब मीडियम लेवल पे दबा के देखो ना, हाँ तो अच्छी बात है। तो उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, क्या कोई तरीका है? तो उसका सिंपल एक तरीका है उकड़ू बैठना, डीप स्क्वाट। पहले के किचन में सारी लेडीज सारे काम उकड़ू बैठ के ही तो करती थी, बर्तन धो रही हैं, खाना पका रही हैं, कपड़े धो रही हैं, सारा काम उकड़ू बैठ के होता था। तो बाय डिफॉल्ट उस पोजीशन की वजह से लोग हेल्दी थे। अब जब से स्टैंडिंग किचन हुआ है, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, एंकल पेन वो तो हुआ ही है, साथ में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं फीमेल्स में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टैंडिंग, ठीक है। उसको हम मलासन भी बोलते हैं अगर योगा के लैंग्वेज में बोलेंगे। तो आप नेचुरली सुबह आप उस पोजीशन में थोड़ा देर बैठना शुरू करिए। कितने देर बैठना चाहिए? एटलीस्ट हाफ एन आवर। अब आप एक बार में जो जिसकी हैबिट नहीं है वो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे ना, 5 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट के बाद उठ जाइए, थोड़ा घूम के फिर बैठ जाइए, ऐसे 5 से 6 राउंड बैठ जाइए, पानी भी पी लीजिए। लेकिन उस पोजीशन में अगर आप आओगे तो आपका हिप कभी फ्रीज नहीं हो पाएगा, आपका बैक हमेशा हेल्दी रहेगा, आपके घुटने हमेशा ठीक रहेंगे, एंकल ठीक रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो इंडियन टॉयलेट में जाइए, उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो जाएगा वो पोजीशन, 10 मिनट 15 मिनट तो हो ही जाएगा, पेट भी साफ होगा, है ना। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। तो इस पोजीशन को कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे ना, अगर आप पॉस्चर को एक मेडिसिन समझेंगे तो आप पॉस्चर की महत्व को भी समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। सिंपल। बच्चे हैं उनको भी ये हैबिट आप शुरू से डाल दो। डाइनिंग चेयर में तो क्या पैर लटकते हुए होते हैं, आधा लॉक हुआ है, इससे अच्छा घुटने अलती बाल्ती मोड़ के बैठ के खाना खाना है कि नहीं। और उकड़ू में एक पोजीशन को आप जरूर अपने लाइफ में अडॉप्ट करिए, ये आपकी लाइफ में बहुत बेटर हेल्थ कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब अगर आपकी हार्ट को बेटर रखना है अगर आपको, तो आपको उकड़ू बैठना है। अच्छा, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आपको पता है हार्ट के लिए सबसे सेफेस्ट पोजीशन कौन सा होता होगा? हार्ट के लिए सबसे सेफेस्ट पोजीशन है सेम उकड़ू। अब वो पेशेंट नहीं बैठ पाएगा तो उसको आप टिका के बैठा दीजिए। आप भी जब बैठोगे तो शुरू में आप टिक के बैठ जाना, ऐसे ऐसे टिक के बैठ जाना, फिर धीरे धीरे वो टिकान हटा सकते हो आप। किसी को अगर बोलते हैं हार्ट अटैक अगर किसी को आ गया तो उसको इस पोजीशन में बिठाना चाहिए, ये सबसे सेफेस्ट पोजीशन होता है उसके लिए, सबसे सेफेस्ट। आजकल वैसे ही बहुत कॉमन है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसको आप अगर अडॉप्ट कर लो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो अपनी हेल्थ के प्रति। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक जो है, जो मैं बोलना चाहता था, वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए प्लीज़। जो भी करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को दे नहीं सकते, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए लाइफ से। सिंपल। और ऑरा इंक्रीज करने के लिए देखिए, मेडिटेशन जो है अल्टीमेटली उसका पर्पज़ ही होता है कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना। बट हर मेडिटेटर कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है, नहीं होगा तो उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। बट एटलीस्ट कोशिश तो करिए। तो उसके लिए ना कुछ भी अगर पॉसिबल हो, किचन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके या अपने वर्क स्टेशन को थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन करिए कि आपको एक साथ स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा ना करना पड़ेगा। उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बुक है ना मेरी, उसमें देखिएगा बहुत डिटेल में मैंने बनाया है कि अगर आपका स्टैंडिंग जॉब है तो उसमें आप कौन कौन से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे आप उस चीज़ को अवॉइड एटलीस्ट डिले कर पाएँ। कि एक बार का अगर शुगर बढ़ेगा, कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, बढ़ेगा ना, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, मैं बताया ना कि एक इंडस्ट्री है जो नहीं चाहती आप हेल्दी रहो, तो उल्टा पुल्टा नियम कानून बनाते हैं लोग, कुछ ना कुछ रिसर्च दिखाएंगे। बहुत लोग तो कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं साथ में तो वो तो और मतलब उसमें अब क्या ही बोलूँ मैं एक हम सिंपल बॉडी के मसल की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही हम चेक कर सकते हैं। अभी अगर चेक मैं कर पाता कि किडनी को चेक कर पाता तो मैं कर देता, लेकिन वो कर नहीं सकते खोल के अंदर, तो स्ट्रेंथ चेक करते हैं, राइट। इसको हम चेक कर सकते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ चेकिंग करते हैं। तो मैं ना इनकी स्ट्रेंथ चेक करूँगा मसल्स की,
ठीक है। मैं इनके मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करूंगा कुछ कंडीशंस में। पहले एक कंडीशन में चेक करूंगा, फिर दूसरे कंडीशन में चेक करूंगा, देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आता है क्या, और फिर कुछ रेमेडी भी करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कुछ बदलता है क्या, राइट। तो आइए आपका चेक करता हूँ। अच्छा, मैं ना पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको हाथ ऐसे करके रखना है, राइट हैंड, और उसको पूरी मजबूती से रखिएगा। चाहो तो आप पैर अपना फैला के खड़े हो सकते हो। मैं अपना एक लिटिल फिंगर यूज़ करूँगा। बॉडी का मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट होगा मेरे ख्याल से लिटिल फिंगर। आ जाइए आप। मेरी बॉडी का सबसे वीकेस्ट पार्ट होगा मेरा लिटिल फिंगर। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस पर कोई भी मैनिपुलेशन ना होने पाए, नहीं तो बोलेंगे कि मैंने कम प्रेशर लगा दिया होगा, कभी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया होगा। लिटिल फिंगर होगा तो कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, राइट। तो इनका देखते हैं, आप रखिएगा, पूरी मुट्ठी बांध के रख सकते हैं ताकि आप पूरी एफर्ट के साथ रोक पाओ। सेलफोन नहीं है ना अभी? ठीक है, पूरी ताकत से रोकिएगा। मैं अपना लिटिल फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, राइट। थोड़ा ऊपर और कर लीजिए, हाँ, पूरी ताकत से, ठीक है। ये इनका अभी का एफर्ट है, अभी का पावर है कि मैं उसको लिटिल फिंगर से डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये इनका अभी का कॉस्मिक जो रिजर्व है उसका इफेक्ट है, राइट। अब आप अपना सेलफोन दिखाइए। आप पूरी ताकत से, मैं सेम फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। रोकिए, रोकिए, देखिए मैं ताकत भी नहीं लगा रहा हूँ ना, मैंने हाथ रखा है, उंगली रखी है और डाउन हो रहा है। ये बिकॉज ऑफ द रेडिएशन का इफेक्ट है। ये रेडिएशन क्या करता है, मोबाइल का रेडिएशन हमारी कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन करता है उसको। जैसे ही आपके हाथ में फ़ोन आया, वो आपकी कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, राइट। तो उनका इफेक्ट ये था कि ये, अब आप आ जाइए। पूरी ताकत लगा दीजिए। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से जिम में जाते हैं, बहुत पावर होगा इनके अंदर, है ना, लग रहा है ना। ठीक है, चेक करते हैं, रोकिए पूरी ताकत से। डाउन हो गया, लग रहा है पावर कम लग रही है। ये हुआ किसका इफेक्ट? किसका इफेक्ट हुआ? ऐसा लग रहा है कि पावर ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? अभी वो बच्चे देखो मोबाइल कब से पड़े हुए। तो सेम सोचिए कि एक सेलफोन का इफेक्ट आ रहा था, सेम चीज़ वास्तु का इफेक्ट आपके ऊपर आता है, सेम चीज़ ग्रहों का इफेक्ट आपके ऊपर आता है। आपकी लाइफ पूरी होती है स्ट्रगल में। स्ट्रगल होता है ना, इसी वजह से स्ट्रगल है। अगर हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, अगर हमारी लाइफ में कॉस्मिक एनर्जी आ जाए, तो सोचो क्या होगा। बहुत सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी लाइफ से, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, एक यहाँ पे थर्ड आई होता है, थर्ड आई चक्र, दैट इज़ कॉल्ड विजनरी माइंड ऑल्सो। विजनरी माइंड समझ रहे हैं? विजनरी माइंड मतलब दूरदृष्टि। जब ये एक्टिव रहता है तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ी पिक्चर में देख पाते हो। फिर बीच में कहीं फंसे तो आप उलझते नहीं हो, आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है। जब आप पिक्चर बड़ी आपकी क्लियर होती है तो आप कोई भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उसको बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब ये बंद रहता है तो ये ऑटोमेटिकली एक छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता है। बहुत छोटा सा टास्क होगा और उसमें आप फंस जाओगे। आप देखना कि बहुत आज ही के पेपर में छपा था कि एम्स का बंदा, भोपाल एम्स का बंदा था 720 में 10 मार्क्स आए थे उसके। 720 मार्क्स का पेपर में, नीट में 710 मार्क्स। कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, लेकिन उसके अंदर इनर पावर नहीं थी, सुसाइड कर लिया उसने, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंज, मतलब शायद हम उसको सोचेंगे भी नहीं कि कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या, लेकिन उसने वो उस चीज़ की वजह से सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या था कि सिलेबस बहुत ज़्यादा था, उस रीज़न दिया गया था। तो जब ये थर्ड आई क्लोज हो जाता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमको उसका शुरुआत भी नहीं पता और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी नहीं पता। तो जब नहीं पता है तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस, और यही स्ट्रेस है। थर्ड आई बंद रहेगा, विज़न खत्म लाइफ से, विज़न खत्म लाइफ से तो आप छोटी चीज़ों में उलझोगे, उसकी वजह से स्ट्रेस में रहोगे आप। अगर ये थर्ड आई ओपन हो जाए, कैसे ओपन होगा? कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा, ओपन हो जाएगा। कॉस्मिक एनर्जी उसका फूड है, वो मिलेगा और वो ओपन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अभी मैं 1 बाय 1 आप आएंगे, मैं आप लोगों का एक असेसमेंट करूंगा कि कहाँ तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर हम उसके अंदर जाएंगे, विल डू द सॉल्यूशन, देन अगेन विल चेक, ठीक है। इतना मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा आज कि सारे यहाँ से हायर वाइब्रेशन में जाएंगे, राइट। देखिए इनका ये थर्ड आई है और ये ठीक बता रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी कुछ भविष्यवाणी करूँगा मैं। यहाँ पे माइनस आ रहा है,
माइनस आ रहा है, मतलब उसके नीचे माइनस है, ठीक है। अब इनका थर्ड आई में पॉजिटिव आ रहा है, तो इनके बारे में कुछ बताऊं? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता इनसे, यहीं मिला हूँ JCI में। इनके लाइफ में ना बहुत फॉगी माइंड नहीं है, क्लियर होगा लाइफ क्या है, क्या करना है, क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्लियर रहता होगा मामला, जो भी कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होगी। क्यों क्लैरिटी है? बिकॉज ये ठीक है लेकिन उसको पावरफुल बना सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है कि ठीक तो है लेकिन पावरफुल है क्या, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन उससे नीचे माइनस है, ठीक है। अब नीचे माइनस है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे लाइफ में? तो जैसे थॉट चक्र में नहीं है, तो थॉट चक्र डिपिक्ट्स आपका जो वर्ड है, आपकी जो बात होती है उसमें पावर है क्या, आप जो बोल रहे हो क्या उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है क्या? तो उसका इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आपका थॉट चक्र एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक रहता है तो बहुत बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, हम कुछ सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे उसका एक्सप्रेस, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये हर चक्र फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सब पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट है। जैसे इनको बीमारी अगर कोई होनी होगी तो ब्रेन से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। ब्रेन से संबंधित बीमारी कब होगी? सबसे पहले ये माइनस होगा, फिर उसके बाद बीमारी होगी यहाँ पे। इसके नीचे के हो सकते हैं बट इसका नहीं हो सकता जब तक एक्टिव है, समझ पा रहे हैं? तो बीमारी भी तब होती है, किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए एक मणिपुर चक्र होता है, पहले यहाँ का कनेक्शन कट होता है उसके बाद बीमारी होती है। अगर ये एक्टिव है नहीं हो सकता डायबिटीज़ आपको। अगर हार्ट चक्र एक्टिव है BP की प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। तो बीमारी का रूट यही है, सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर कटता है फिर हार्डवेयर पे उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आइए आप जाइए, आप आ जाइए प्रियांशु, शूज़ निकाल दीजिएगा, 3 टैप्स करिए, आप आ जाओ तब तक। सेल फोन हटा दो, सेल फोन चलो जाते समय रख लेंगे ना। अब देखो इसका यहाँ पे थर्ड आई में नहीं आ रहा है, ठीक है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन, तो ऊपर ही नहीं है तो मतलब वो नीचे का डाउन ही होगा। तो अब इसकी लाइफ में कहानी थोड़ी उल्टी होगी कि इसको बहुत क्लियर नहीं होगा लाइफ में, थोड़ी सा फॉगी रहता होगा। तो आपकी पूरी लाइफ जो है यही चल रही है सॉफ्टवेयर से, समझ पा रहे हैं? तो चेक करेंगे आपका उसके बाद। तो मेंटेन कैसे रहेगा वो सब आप लास्ट तक रुकोगे, मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। अच्छा, ये जो है ना, ये आप अगर दीपक जैन। कुछ गलत नाम बोलिए। संजीव सिंह। बोलिए माय नेम इज संजीव सिंह। माय नेम इज संजीव सिंह। आप कुछ अब जो नाम है वो बोलिए। मेरा नाम दीपक जैन है। दीपक जैन। तो जो भी हम बोल रहे हैं तो आपका सर्किट कट हो जाता है और पावर माइनस हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ही आप कुछ सच बोलते हो आपका हार्ट फील्ड बना रहता है, आपका पावर बना रहता है। इसको चाहे तो फिजिकल लेवल पे भी मैं चेक करके बता सकता हूँ, मशीन से भी और फिजिकल। आइए आप नहीं चेक किया। जैसे इनका थर्ड आई ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, माइनस है, तो ऊपर से ही ब्लॉक है। अभी ठीक है तेरा, बोलिए। नितेश। बोलिए मेरा नाम नितेश है। मेरा नाम नितेश है। नितेश है? नितेश। ठीक। समझ में समझ में आ रहा है? जैसे ही कुछ हमने ऐसा बोला, आपके सबकॉन्शियस को आपकी रियलिटी पता है, आपकी क्या रियलिटी है, ठीक है। हम डीप में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें चेक कर पाते हैं इसमें से। आपकी कितनी कैपेसिटी है कमाने की वो भी पता चल जाता है। कमा पाओ ना पाओ अलग बात है, कि कितना आप प्लान कर सकते हो, बहुत क्लैरिटी दे देता है। इनका ठीक है थर्ड आई। माइनस आ रहा है। आपका वो भी चेक करते हैं, चलिए और चेक करते हैं, ठीक है। आप ना 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे बोलते जाइएगा जब तक ये नहीं फैलता है। बोलना है 4 इंच 4 इंच 5 इंच, ठीक है। इनका जो भी ऑरा है, जो कॉस्मिक रिजर्व में बोल रहा था, वो 5 इंच का है। ये करने के बाद चेक करेंगे फिर। तो जैसे ही आप विकार पैदा करते हो, इस ऊर्जा से आप डिस्कनेक्ट होगे तभी आप उसको क्रिएट कर पाओ।
तो जब हम गुस्सा करते हैं, आप कनेक्टेड रहो, कितने भी रहो, अगर आप गुस्सा करोगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कॉस्मिक एनर्जी से जब उस मूर्ति को जोड़ दिया जाता है, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया, भगवान हो गया। हम जाके दर्शन करते हैं, वी गेट दैट, वी फील बेटर। आते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कनेक्ट होना नहीं आता, बॉडी छूट जाता है, ये जाता है। हाँ, जैसे अभी 20-30 फीट हो जा रहा है ना, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे सेंटर में 45 मिनट्स का होता है और ये तो एक टूल है। ऐसे आपके अराउंड में 8 से 10 टूल्स हम रखते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पे बेस्ड, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पे बेस्ड। तो जो 45 मिनट्स का सेशन होता है उसमें मिनिमम 300 फीट मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम 300 फीट बढ़ता है। मैक्सिमम 500 फीट बढ़ जाए, 1000 फीट बढ़ जाए, इट्स अप टू यू।